हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जनता की सहभागिता तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। जनता की सहभागिता तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया काफ़ी महत्व रखता है। बात अगर हम करें जन सहभागिता की, जो कि पहला पॉइंट है, जन सहभागिता। आपने लोगों के चुनाव में मतदान करते देखा होगा। क्या आपने किसी चुनाव में मतदान किया है? अगर किया होगा आप, तो आप भली भांति इस बात से परिचित होंगे कि हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए मतदान करते हैं और वो प्रतिनिधि जो होता है आगे चल के हमें बहुत तरह के हेल्प प्रदान करता है और कई समस्या का जो है समाधान करता है। यही प्रावधान है और इसी के अंतर्गत जो है हम चुनाव में अपना मतदान देते हैं और अपने प्रत्याशी को जो है विजय दिलाते हैं। क्या वो प्रत्याशी आपको सदैव हेल्प करते हैं? क्या कोई काम के लिए आप जाते हो तो क्या वो आपके काम बहुत ही आसान तरीके से करवाते हैं? ये तो प्रश्न उठता है कि आपने कैसा प्रत्याशी चुना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ये प्रतिनिधि आगे चलकर सरकार का निर्माण का शासन चलाते हैं, यानी ये आगे चल के जो है सरकार बनाते हैं और हमारे लिए तरह तरह के रूल रेगुलेशन बनाते हैं। कुछ रूल जो है अच्छे भी होते हैं, कुछ रूल आपको पसंद भी नहीं आते हैं, लेकिन जो प्रत्याशी आपने चुना है वो शासन करेंगे और आप पर जो है रूल रेगुलेशन लगाएंगे। सरकार बनाकर ये जनप्रतिनिधि सरकार की नीतियों और कार्यक्रम को जो है क्रियान्वित करते हैं, यानी सरकार बनने के बाद जो है जनप्रतिनिधि सरकार की गतिविधियों और कार्यक्रम को जो है आप पे लागू किया जाता है। चुनाव में लोगों की भागीदारी से ही हमारा जो है लोकतंत्र एक प्रतिनिधात्मक और सहभागी लोकतंत्र बनता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जन सहभागिता का आरंभ और अंत केवल चुनाव में मतदान करने से नहीं होता है। जन सहभागिता अनेकों तरीके, जैसे सार्वजनिक बहस, समाचार पत्रों के संपादकता, विरोध प्रदर्शन, सरकार के कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी आदि भी व्यक्त हो सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है जन सहभागिता का, कि एक बहस के रूप में भी हो सकता है, समाचार पत्रों के संपादकता के अंतर्गत भी हो सकता है, या विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत भी इसको देखा जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया में भी सहभागिता, राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक दलों के जो है लिए कार्य करना, चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े होने जैसे कई तरीकों देखने से मिलता है। तो कहते हैं जन सहभागिता काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भी आप वोट देने जाओ तो आप ऐसे प्रतिनिधि चुनो जो आपकी सुनता हो, आपके लिए हो। ऐसे प्रतिनिधियों को मत चुनो जो समय के साथ बदल जाते हो और आपका जो है कभी बात न सुनते हो और जो है जन की जो समस्या है उसका समाधान न करते हो। यहाँ पर आपके समक्ष जो है एक रैली दिख रही होगी जो जन सहभागिता को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो एक रैली निकाली गई है जिसमें जो है जनता को अवगत कराया जाता है कि सरकार जो है आपके लिए कौन कौन से कार्य करेगी। तो इसमें जो है ऐसी रैली निकाली जाती है और ये अपना समर्थन दिखाते हैं कि जनता इनके साथ कितनी मात्रा में है। अब इस रैली में देखा जाए तो या तो जनता अपनी मर्जी से जाती है या इनको जो है पैसे देके भीड़ इकट्ठा की जाती है। तो कहते हैं आज की राजनीति कुछ इसी प्रकार का है। आज जनता नहीं जाना चाहती है। आज देखिएगा रैलियों में जो है मैक्सिमम वृद्ध लोग ही होंगे या आपके जो है अभी नवयुवक ही होंगे। कहते हैं मिडिल टाइप्स के बंदे कभी भी इसमें नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार बन जाने के बाद जो उनकी समस्या कोई नहीं सुनता। लोगों का वह व्यवहार जिसके द्वारा वह प्रत्यक्ष रूप से अपनी राजनीतिक राय व्यक्त करते हैं जन सहभागिता कहलाता है। अब जन सहभागिता तो आप समझ ही गए होंगे कि जिससे आप अपना राय व्यक्त करते हो जन सहभागिता होता है। और वो राय व्यक्त करने का सबसे आसान तरीका होता है इलेक्शन में आप वोटिंग करते हो। कहते हैं इलेक्शन में उनको वोटिंग करते हो जो आपके प्रतिनिधि होते हैं, जो आपके लिए अच्छे कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन आज का देखा जाए तो आज इस सबसे अलग चल रही है राजनीति। आज राजनीति चल रही है इस बेस पे कि कौन आपके लिए फ्री कर रहा है, कौन आपके लिए जो है शराब के बांट रहा है, कौन आपको पैसे बांट रहा है, कौन आपको कपड़े बांट रहा है। तो ये सारी आज के सिस्टम बन गई है और मैं इससे बहुत हताश हूँ, क्योंकि राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को लालच दें। आप राजनीति कीजिए लेकिन सुचारू रूप से कीजिए। अगर आज देखिएगा तो भारत का कंडीशन बहुत ही बुरी अवस्था में है।
आज देखा जाए तो बहुत से देश जो हैं उनकी इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था बहुत काफ़ी मजबूत है, लेकिन भारत का इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था आपने देखना है तो इसके रुपीज़ को जो है दूसरे डॉलर से या जो है दूसरे करेंसी से आप थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए, आपको बहुत ही अफसोस होगा कि भारत जो है बहुत ही काफ़ी इकोनॉमिकल वीकर्स में आता है। क्योंकि अगर भारत आगे होता तो हमारे नौजवानों को जो है विदेश में जाके आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ता। ये संकल्पना पर्याप्त रूप से विदित है, जिसके अंतर्गत चुनाव और जो है गैर चुनावी दोनों प्रकार की भागीदारी आ जाती है, क्योंकि ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसमें चुनावी और गैर चुनावी दोनों प्रकार की भागीदारी होती है आम जनता की। वास्तव में सहभागिता नागरिकों की वह सब कार्यवाहियां हैं जिनके द्वारा वे सरकार की नीतियों को प्रभावित एवं समर्थन करती हैं। कहते हैं हम सरकार को तब समर्थन करते हैं जब सरकार हमारे लिए अच्छे कार्य कर रहे होती हैं, अथवा उनकी आलोचना भी हम करते हैं, क्योंकि सरकार देखिए आम जनता का कार्य होता है, सरकार को जो है समर्थन भी करते हैं तो आलोचना भी करते हैं। अब ये तो नहीं है कि सरकार सब बातें अच्छी ही कर रही हो, ठीक है। आपने देखा ही हुआ किसान आंदोलन भी हुई थी तो सरकार ने बेशक ही कुछ गलत किया था, इसलिए जो है लोग जो थे घर से बाहर निकल के जो है धरना दिए, और किसान आंदोलन से तो आप भली भांति परिचित हो गए जो कुछ समय पहले ही हुआ था, ठीक है, और ये काफ़ी दिनों तक चला था और बाद में सरकार को जो है आंदोलनकारियों की बात माननी पड़ी, क्योंकि देखा जाए सरकार की बातों में सार्थकता नहीं रही होगी, यही कारण से उनको मानना पड़ गया ना। अगर सही बात होती तो बेशक ही किसान जो है रोडों पे नहीं आती। वो सुनिश्चित करने के लिए करते हैं ताकि उनको प्रतिनिधित्व उनके जागरूक और आकांक्षाओं के प्रति जवाबदेह हों। देखिए सबका यही रूल होता है कि हम किसी भी प्रतिनिधि को चुनते हैं, सभी लोगों का आकांक्षाएं यही होती हैं कि वो उनके लिए कार्य करेंगे, वो उनके लिए जो है रूल रेगुलेशन बनाएंगे जिसमें उनकी भलाई हो। लेकिन मेरे अंदाज से और मेरे रूल रेगुलेशन के अंतर्गत देखा जाए तो आज बहुत से लोग जो हैं हताश हैं अपने क्षेत्र के कंडीशन को देख के, तो ये बड़ी अफसोस होती है। और मुझे विश्वास है आप बच्चे हो, आपको भी कहीं जाते होगा तो बहुत तरह की समस्या का सामना करना पड़ता होगा, और आप हमेशा सरकार को ही कोसते हो कि सरकार कैसी है, कुछ करती नहीं है। तो यही तो बात बुराई है कि जो सरकार बनाते हैं उनको सोचना चाहिए कि हम जनता के लिए हैं, जनता के लिए भागीदारी करना महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन ये लोग नहीं सोचते हैं। जैसे उनको सत्ता हाथ में आ जाती है अपना जो है सरकारी फ्लैट लेके आराम से जो है आराम फरमाते हैं, जब कभी होता है किसी क्षेत्र में घूम लेते हैं, आराम करते हैं, लेकिन उनको समस्या कभी नहीं दिखती है। इवन कि आम व्यक्ति होने से वो सभी रोडों पे गुजरते हैं, सभी क्षेत्रों में जाते हैं, लेकिन जैसे वो कुछ मंत्री बन जाते हैं, कुछ अच्छा पोजीशन आ जाता है तो उनके लिए जो है हर क्षेत्र में जो है हर क्षेत्र की चीज़ों को सजा दी जाती है। तो ये गलत है। मैं ये जानता हूँ कि वो सब कुछ जानते हैं, उनको हर एक समस्या से अवगत होता है, लेकिन ना जाने वो क्यों नहीं करते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि राजनीतिक पाने का क्या ये अर्थ होता है कि आप जनता को ही भूल जाओ। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जो है जनता को ही सब कुछ माना जाता है। जनता चाहे तो सरकार बना दे, जनता चाहे तो सरकार गिरा दे, जनता का बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन फिर भी जो है जनता लाचार है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस देश में हम रहते हैं वो लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जनता की चलती है और जनता ही अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं। लेकिन कहते हैं हमारे देश में राजनीतिक नेताओं की विचारधारा भी बहुत चेंज हुए हैं। कहते हैं जब सिर्फ वो सत्ता प्राप्त करने के लिए हर संभव जो है कूटनीतियों का उपयोग करते हैं। कहते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और सत्ता जब हासिल हो जाती है तो सब वही कार्य करने लग जाते हैं जो दूसरा व्यक्ति कर रहा होता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कहते हैं जब ये सत्ता में नहीं होते हैं तो इतने लुभावने बातें करते हैं, लगता है कि सब कुछ वो देश को सही कर देंगी, लेकिन जैसे उनको सत्ता मिल जाती है सब जहाँ का तहाँ ही रह जाता है। तभी तो देखा जाए कि भारत का इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत नहीं हुआ है। अगर आप अमेरिका के डॉलर के साथ इंडिया के कंपेयर कीजिएगा तो आपको इसका फ़र्क दिख जाएगा, या किसी भी देश के साथ कंपेयर करके देखिए। भारत कहते हैं भारत के साथ बहुत से देश साथ में आज़ाद हुए थे, लेकिन वो देश हमसे कई गुना आगे तरक्की कर चुके हैं, लेकिन भारत जहाँ पर था वहीं पे है। आज हमें तरक्की देखने को लिए कुछ नहीं मिला है, सिर्फ हमने यही देखा कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। आज हर बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है, ऑनलाइन क्लास के प्रावधान हो गए हैं, तो ये कोई तरक्की नहीं है, ये बच्चों के बुरे रास्तों पे ले जाने का सबसे बड़ा एक साधन बन गया है। तो ये
सरकारी नीतियाँ होती है, लेकिन हमारा आज जो टॉपिक आया है जनमत, अर्थ, महत्व और इसकी एजेंसियाँ। कहते हैं जनता का मत जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और कहते हैं जनता जो है अपनी सरकार स्वयं चुनती है, ठीक है, चाहे जनता के साथ वो कुछ भी व्यवहार करे, लेकिन यहाँ प्रावधान इसी प्रकार की है जो कि काफ़ी महत्ता की ओर इशारा करता है। जन सहभागिता पर चर्चा से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी का कई तरीके से हो सकता है। यानी देखा जाए तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण सुनिश्चित करता है। इसमें जनमत सबसे प्रभावशाली तरीका है, और आपने ज़रूर देखा होगा कि लोग अक्सर राजनीतिक दलों, नेताओं और जो उम्मीदवारों की चर्चा में शामिल होकर विभिन्न विषयों पर, मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। कहते हैं राय व्यक्त करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमने देखा भी है, टीवियों पर भी ऐसे ही देखने को मिलता है। वो ऐसा रेल या बस में यात्रा करते हुए या अन्य सार्वजनिक सवालों में करते हैं। वो सरकार द्वारा लिए गए नीतियाँ, निर्णय पर भी चर्चा करते हैं। हम में से कई लोग समाचार पत्रों के संपादकों के नाम पत्र लिख कर विभिन्न मुद्दों पर विरोध रैलियों में भाग लेकर अथवा रेडियो, टीवी पर चर्चा में भाग लेकर अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। तो अपना विचार व्यक्त करना हमें संविधान ने दिया है, और इन सभी माध्यमों से व्यक्त किए गए विचार जनमत का रूप धारण कर लोकतंत्र प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों या आयामों में प्रभावित करते हैं, जैसे मत व्यवहार, सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली। तो कहते हैं जनमत बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और ये कहते हैं जो लोकतांत्रिक देश है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। आगे यदि हम बात करें तो सबसे पहले आता है जनमत का अर्थ। अब देखिए जनमत का अर्थ सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। जनमत का अर्थ ही होता है लोगों की आवाज़, यानी जो लोग चाहते हैं वही होना चाहिए। लेकिन कई क्षेत्रों में देखा गया है कि जनता कुछ और चाह रही होती, सरकार कुछ और बना रही होती है। तो ये तो चलिए दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है कि यहाँ के सरकार और यहाँ के जो प्रशासन नहीं बात सुनता है। इस पर सदैव ही मुझे अफसोस रहेगा, क्योंकि जनता की भलाई के लिए सब कुछ बनाई जाती है, और जब जनता की आवाज़ों को नहीं सुनी जाती है तो समझ जाइए कि वहाँ पर लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ पर सिर्फ कूटनीतियों का ही अनुसरण किया जा रहा है। जनमत का अगर देखा जाए तो जनमत का अर्थ सामान्य ही होता है। जब आप इन दोनों के विषय में आगे अध्ययन करेंगे तो आप समझने में सक्षम होंगे कि दोनों में सामान्यता नहीं है, ठीक है। यानी लोगों की आवाज़ और जनमत का अर्थ दोनों समान है, लेकिन ऐसा आगे अगर आप देखोगे तो ऐसा समानता नहीं दिखेगी। वास्तव में जनमत को अनेक तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, और इसके कारण इसकी परिभाषा अत्यधिक जटिल हो जाती है। और इस पाठ में हम जनमत के सरल तरीके से समझने और प्रभावित करने का पुण्य प्रयास करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू पे। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। कहते जनमत न तो लोगों की आम सहमति है और न ही यह बहुसंख्यक की राय है। यानी जनमत देखा जाए तो लोगों की आम सहमति भी नहीं होती है और बहुसंख्यक की राय भी नहीं होती है। जनमत सार्वजनिक विषयों को मुद्दे पर लोगों की सहमति और जो सुविचार राय को कहा जाता है। तो आप समझ सकते हो कि जनमत सार्वजनिक विषय पर मुद्दे पर लोगों की सहमति और सुविचार राय को कहा जा सकता है। जनमत विभिन्न लोगों की जटिल राय का संग्रह है और सभी विचारों को योगफल के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। काफ़ी हद तक जनमत की जो है विभिन्न परिभाषाओं में निम्नलिखित विषयों पर पाई जाती है। पहला तो यही आता है कि जनमत विचारों का समूह या समुच्चय है और ये विचार तर्क पर आधारित होते हैं और ये विचार संपूर्ण समुदाय कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। जनमत सरकारी निर्णय, राजनीतिक दलों और कार्यप्रणाली तथा प्रशासनिक संचार को काफ़ी प्रभावित करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जनमत, यानी लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है और क्या महत्व रह गया है। लोकतंत्र में जनमत की भूमिका को किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और आप यह पहले भी जानते हैं कि लोकतंत्र सरकार की सत्ता के स्रोत लोग ही होते हैं, यानी लोग ही उनको सत्ता देते हैं और यह शासकों की सहमति के द्वारा वैधता का दावा भी करती है। लोगों या जनमत के समर्थन के बिना कोई सरकार कार्य नहीं कर सकती है। कहते हैं लोग सहते हैं और सहते हैं, लेकिन जब वो सहना छोड़ देते हैं तो उनकी सरकार भी गिर जाती है और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। सरकार कोई भी अगर पार्टी बनाती है तो उनका सबसे पहला विचार यही होना चाहिए कि जनता की मांग क्या है। आपने देखा होगा कि कई जो है राजनीतिक पार्टी जो है अपनी समर्था खो देती हैं। कारण क्या होता है कि वो जनता के विचारों और विश्वासों पर खड़ा नहीं उतरते हैं।
और ये बात उनको भी समझ में आना चाहिए कि जनता ने मुझे चुना है तो जनता की भलाई क्यों नहीं, क्योंकि जनता ही तो उनको चुन के लाती है। तो जर्नल सी बात है, जनता के लिए ही कार्य करने में सुचारू रहना चाहिए। कहते हैं इलेक्शन से पहले बहुत से वादे की जाते हैं जनता की भलाई के लिए। इवन कि जितने पार्टियां हैं सबका नाम जो है आम गरीब जनता के नाम से ही रखी गई है, लेकिन ये बातें सशक्ता नहीं है। अगर ऐसा होता तो देखिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन से पहले ही वादा बहुत करती है कि हम गरीबी हटाएंगे, हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, हम देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बना देंगे। कभी ऐसा हुआ है? आप अभी तक आपने देखा होगा, कभी आपको ऐसा देखने को मिला है कि भारत से बेरोजगारी ख़त्म हो गया हो, गरीबी दूर हो गया हो? कभी ऐसा हुआ है आज तक? संभवतः अभी तक तो कभी देखने को नहीं मिला। कितनी सरकार आई, कितने राज्य की सरकार आए, हम तो इतने लोग लाखों को जो है जॉब दिए। अरे भाई इतना दिनों में आपने इतने लोगों को जॉब दे दिया तो कौन सी बड़ी जो है तरक्की कर लिया? कहते हैं 10-20 को जॉब दे देने से इसका मतलब ये नहीं है कि बेरोजगारी ख़त्म हो गया है। आज भी अगर भारत में अगर आप टटोलिएगा तो न जाने कितने बच्चे जो है, कितने जो है युवक जो है बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, और ये आए दिन पोस्ट निकालते हैं। और मैं देखूं तो इन पोस्टों पे पहले से ही व्यक्ति सुनिश्चित हो जाते हैं। भारत सरकार ये कहती है कि हमने करप्शन दूर किया, लेकिन कहाँ दूर हुआ है? पहले विभाग को, अपने विभागों को जांच को तो देखिए, आपको करप्शन की जो सबसे बड़ी जो है बम्बार दिख जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो आए दिन जो नेता लोग क्यों करप्शन में लिप्त होते हैं, बड़े बड़े अफसर क्यों करप्शन में लिप्त होते हैं? आजकल न्यूज़ में देखिए कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी राज्य में करप्शन की मामला चल ही रहा होता है। तो इसका कारण क्या है? सरकार कमज़ोर है, सरकार ढीली है। क्योंकि सरकार अगर शक्ति बरतती तो इनका इतना हिम्मत नहीं होता कि करप्शन को जो है आगे बढ़ा सके। कई विभाग मैंने देखा, कई जगह पे देखा है, सब जगह जो है पहले ही व्यक्ति सुनिश्चित हो जाते हैं। तो कहते हैं जो नौजवान खड़े हैं उनको तो जॉब का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। तभी तो देख रहे हो कि भारत में नौजवान जो है उनका दिमागों को जो है चेंज किया जा रहा है, डिबेट किया जा रहा है, ठीक है, इनका डायरेक्शन बदला जा रहा है। तो इसका कारण है कि ये लोग बेरोजगार हैं। कहते हैं सभी नेताओं, सभी जो है पार्टियों का नीति यही रहती है, लेकिन ये नीतियों पर कभी खड़ा नहीं उतरे हैं। मैं आज तक देखा हूँ कि आज तक तो खड़ा कोई पार्टी नहीं हुई है जिनका जो है जिन्होंने कहा वो किया। आज भी देखिए बेरोजगारी, गरीबी, बहुत सी चीज़ें, बीमारी फैली हुई है। सरकार ये दावा करती है कि हम लोगों को जो है इलाज फ्री में कर रहे हैं, लेकिन वो इलाज फ्री में किस काम का, जिसका कहते हैं हर चीज़ डुप्लीकेट हो। आज चले जाइए हॉस्पिटलों में भी जो दवाई दी जाती है सरकारी, क्या उसकी क्वालिटी की सरकार ने कभी जांच किया है? कभी नहीं किया क्वालिटी की जांच। आपको क्या लगता है कि बड़े बड़े कंपनियां जो है आपको फ्री में जो दवाई दे रही है उनकी अच्छी क्वालिटी बना के देंगे? अगर जब वो अच्छी क्वालिटी की दवाई बना के दे रहे हैं तो हमें हर हॉस्पिटल में इतने इतने बड़े बड़े केमिस्ट की दुकान क्यों खुले हुए हैं? और इनकी दवाई तो इतनी महंगी होती है कि आम गरीब बंदा ही हिल के रह जाए। सरकार ने देखा जाए तो बहुत सी नीतियाँ बनाई है, लेकिन सारा नीति जो है धरा का धरा ही है। कहते हैं कि आप सिस्टम को सही कीजिए, ऑटोमेटिक जो है सब कुछ सस्ता हो जाएगा। अगर आप सच्चाई में जानते होगे तो कोई भी दवाई का जो अगर देखा जाए कीमत इतनी नहीं होती जितने आपको केमिस्ट शॉप में मिलती है। उसकी रेट बहुत ही चीपेस्ट रेट होता है, लेकिन केमिस्ट तक पहुंचते पहुंचते और आप तक पहुंचते पहुंचते उसका 10 गुना रेट हो जाता है। तो देखा जाए तो भारत में कोई महंगाई नहीं है, लेकिन महंगाई इन्हीं कारणों से हो रही है कि जनता जो है सरकार पर विश्वास करती है और सरकार किसी प्रकार के जो है रूल रेगुलेशन सुचारू रूप से नहीं चलाती है। न इन पर कुछ रूल रेगुलेशन लगाते हैं, न कुछ लगाया जाता है, न कोई चीज़ की जो है रेट सुनिश्चित की जाती है। जैसा मर्जी वैसा कंपनी जो है रेट जो है दवाई पर प्रिंट कर रही है, जैसा चीज़ है खाने पीने पे जो है प्रिंट कर रही है। कहते हैं किसी भी चीज़ में प्रिंट देखिए कुछ और बिक रहा होता है कुछ और रेट पे। ये बहुत ही अफसोस बात है। अगर आपने कहते हैं अगर होम साइंस लिया होगा तो उसमें सारी बातें लिखी गई है उपभोक्ताओं के अंतर्गत, तो कौन जाने और कौन समझे। सरकार तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। कहते लोगों या जनमत समर्थन के बिना कोई सरकार कार्य नहीं कर सकता है। जनमत निर्माण की प्रक्रिया सार्वजनिक विषयों पर जागरूकता को प्रोत्साहित और लोगों के राय आमंत्रित करती है। ये बात इम्पोर्टेंट रहता है
कि कोई भी अगर कार्य किया जाए तो जनता का जो है विचारधारा जरूर रखा जाए। क्या आपको अनुभव है कि लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण, इसके जीवित रखना और नेता जनमत के द्वारा ही तय की जाती है? जनमत की निम्नलिखित भूमिका विशेष रूप से यहाँ पर दी गई है, तो चलिए उसमें प्रकाश डालने की कोशिश करें कि वो कौन कौन सी भूमिका विषय है जिस पे हम महत्वता को जान सकते हैं जनमत के अंतर्गत। तो सबसे पहली बात ये आता है कि एक जागरूक और स्वतंत्र जनमत असीमित शक्ति पर प्रतिबंधित लगाता है। जो शक्ति असीमित होता है उस पर जो है ब्रेक लगाता है। यह एक ऐसी प्रणाली सुनिश्चित करता है जिसमें सरकार का एक अंग दूसरे अंग के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती है, और यह जनता की जागरूक और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती हैं, और यह सरकार को जनहित में कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब जनता ने सरकार को इतनी शक्ति दे रखी है तो सरकार को है जनता के लिए कार्य करना, ये प्रत्येक जो है पॉलिटिकल पार्टी का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको बहुत शक्तियाँ दे दी है। जनमत अधिकार और स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए ठीक ही कहा जाता है कि निरंतर सतर्कता स्वतंत्रता की कीमत है। यानी देखा जाए तो निरंतर स्वतंत्रता की कीमत है। उदाहरण के लिए लोकतंत्र मूल्य की रक्षा के लिए प्रत्येक को सतत जागरूक और समाधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन जनता भी आज इन चीज़ों से दूर है। वो जागरूक नहीं है, सावधान नहीं है, क्योंकि जो उनको जो है बार बार परेशान कर रही है, बार बार उनके साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को जो वो जिता देते हैं लालचों के अंतर्गत। तो ऐसे व्यक्ति को जिताने से कोई अर्थ नहीं है। कहते हैं सरकार में देखा जाए तो नोटा का भी प्रावधान किया गया है, तो क्यों ना इनको बताया जाए कि आपका जो प्रतिनिधि है वो सही नहीं है, और ये जो है बात नोटा का जो है ऑप्शन दबा के आप दिखा सकते हो, सरकार को आईना दिखा सकते हो, लेकिन आप भी जो है सरकार को आईना नहीं दिखाते हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जनमत, इसका निर्माण करने वाले एजेंसी अभिकरण। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है टॉपिक ये। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि जनमत व्यक्तियों या व्यक्तियों समूह द्वारा व्यक्त विचार या राय का जो है साधारण योग्य मात्र नहीं है। वास्तव में जनमत इन विचारों और राय के आधार पर निर्मित होती है। लेकिन आप दिए गए चित्र में पाएंगे कि जनमत के निर्माण में कई एजेंसियां अभिकरणों के योगदान होता है, और आज के समय तो बहुत से ऐसी एजेंसियां हैं जो आपके हाथों में ही हैं, जहां से आप जनमत जो है तैयार कर सकते हैं। निम्न कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियां जो जनमत के निर्माण में सहायक होते हैं नीचे चित्रों के अंतर्गत दर्शाया गया है। तो चलिए चित्र देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से माध्यम एजेंसियों की। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनमत की बहुत से माध्यम हैं, चाहे कंप्यूटर हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, रेडियो हो, भाषण हो, कितने सारे जनमत के जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जनरल सी बात है, इसका प्रचार आप किसी भी माध्यम से कर सकते हो। तो ये ज़रूरी है, जब तक जनता नहीं जागेगी, कहते हैं हमारा भारत देश जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। अब देखिए यहाँ पर आया है, इन्हीं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा है, तो चलिए देखते हैं। पहला है प्रिंट मीडिया, यानी मुद्रण, प्रिंट और माध्यम। देखा जाए अखबार एवं पत्रिकाएं लंबे समय से जनता के जो है जनमत के निर्माण में योगदान देती है और देती रही है। अब इस बात से भली भांति अवगत है कि प्रिंट मीडिया मुद्रण माध्यम से प्रकाशित लेख, अखबारों की कहानियाँ, संपादक के नाम पत्र और महत्वपूर्ण जो है समाज विषय को प्रकाशित अन्य विषय समाचार व्यक्तियों के विचार और राय के जो है समानुसार आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कई पत्रिकाएं हैं जिसमें सरकार की बुराइयों को जो है प्रेमचंद जी ने भी बहुत व्यक्त किया है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से बोल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत से कहानियों में जो है बहुत से जो है अच्छी बातों को प्रदर्शित किया है। वो विभिन्न विचारों के सहमति एवं ठोस रूप प्रदान कर जनमत का विकास करते हैं, और ये उपकरण जनमत को सभी संबंधित लोगों तक पहुँचाने का कार्य भी भली भांति और सुचारू रूप से करती है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देखिए आज का ज़माना इलेक्ट्रॉनिक का है। सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट भी जनमत के निर्माण में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। आप देखिए सिनेमा में बहुत से फिल्में बनाई गई है जो बताती है कि सरकार किस प्रकार के कार्य करती है। रेडियो में भी आपको सुनने को मिलता होगा, टेलीविज़न पे भी देखने को मिलता होगा, इवन मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट पे तो आज प्रचार की कई माध्यम बन चुका है। और इसके दृश्य एवं श्रम मॉडल देश के दूरस्थ हिस्सों में भी जो है व्यक्त विचारों को भी सम्मिलित करते हैं। वे विचारों और अत्यधिक प्रदर्शनात्मक जनमत में बदलने अथवा इससे सभी संबंधित लोगों तक पहुंचाने का काम भी भली भांति सुचारू रूप से करते हैं।
उसके पश्चात हमारे समक्ष है राजनीतिक दल। देखिए, राजनीतिक दल जनमत निर्माण के अभिकरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि हो सकता है आपने भी अनुभव किया हो कि प्राय प्रतिदिन राजनीतिक दल और नेता जनता के समक्ष कुछ तथ्य और विचार अवश्य पेश करते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा अपनी नीतियों और कार्यक्रम से संबंध चलाए जाने वाले जन जो जागरूक गतिविधियों के विषय में आप सुनते ही हैं और देखते भी होंगे। इस प्रकार राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आगे बात करें विधान पालिकाओं की, हमारे देश में संसद और राज्य विधानमंडल जनमत के निर्माण में योगदान देने वाली प्रभावशाली संस्थाएं हैं और जनमत निर्माण में उनका जो प्रभाव योगदान विधानमंडल की चर्चाओं के सीधा प्रसारण के बाद जो है अत्यधिक बढ़ गया है और ये स्थान है जहां सार्वजनिक नीति और कल्याण संबंधी नाजुक विषय पर चर्चा एवं बहस होती है। देखते ही हो आज टीवी रेडियो में ऐसे ऐसे भाषण होते हैं जिसका सुन के ही दिमाग खराब हो जाता है। कहते हैं ऐसा ही जो है कल्याण का और जो है नाजुक विषयों पर जो है चर्चा की जाती है और इन्हें देश की बहुत बड़ी जनसंख्या द्वारा देखा और सुना जाता है। विधान पालिका व संस्था जो प्रभावपूर्ण विचार प्रदान करते हैं वो भी इसमें सम्मिलित होती हैं। उसके बाद है शिक्षण संस्थाएं। आज शिक्षण संस्थाएं का बहुत ही दायित्व बढ़ गया है क्योंकि यही जो है बच्चों को सही मार्गदर्शन कर सकते हैं और एक अच्छा नागरिक बनने में हेल्प कर सकते हैं। विभिन्न शिक्षाएं संस्थाएं भी जनमत निर्माण में सहायता करती है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं का हमारे मस्तिष्क पर अस्थायी प्रभाव होता है और ये औपचारिक शिक्षण संस्थाएं हमें राजनीतिक शिक्षा प्रदान कर जनमत निर्माण में योगदान भी देती है। आपने देखा होगा कि आजकल जितनी भी शिक्षा हैं इसी विषयों के अंतर्गत रहती है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो भारत जो है लोकतंत्र देश है और कहते हैं अगर लोकतंत्र देश कोई भी देश होता है तो उसका सबसे बड़ी विशेषता होती है चुनाव प्रणाली। कहते हैं चुनाव प्रणाली के अंतर्गत जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है चुनते हैं और वो जो है उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाते हैं। तो भारत में भी यही प्रावधान है कि भारत में चुनाव में जो है चुनाव करवाई जाती है और चुनाव के बहुत ही अपना विशेष महत्व होता है। लेकिन देखा जाए चुनाव जब बीच बीच में होते हैं तो बहुत ही भारत के जो है धन खर्च होता है और ये जो है आम व्यक्तियों पर इसका असर देखने को मिलता है। तो चुनाव जो है समय अंतराल में होना ही सुनिश्चित किया जाए और देखा जाए तो भारत में हर साल जो है कोई ना कोई चुनाव होती ही रहती है क्योंकि भारत में इतना लोकतंत्र जो है विकसित है और यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया इतनी विकसित है कि देखा जाए तो भारत में चुनाव की जो रणनीति होती है कंटिन्यू चलती रहती है। अब देखिए जो सरकार होती है, जो सरकार की नीतियाँ बनाती है वो सदैव ये चाहती है कि मैं जीतता रहूँ। ठीक है, सबका मतलब तो यही होता है ना कि वो जीते। अब साल भर इलेक्शन होता ही रहे कोई ना कोई क्षेत्र में और जो देश के जो है रूल रेगुलेशन बना रहे होते हैं क्या उनके पास समय होगा? क्या वो भारत के भविष्य को तय कर सकेंगे जब भारत में इलेक्शन आए दिन कहीं ना कहीं होता ही रहता है? क्योंकि उनके माइंड में तो यही चलता रहेगा ना कि इलेक्शन उस क्षेत्र को हम कैसे जीतें और कैसे वहाँ पर प्रचार करें। कहते हैं प्रधानमंत्री से लेके सभी व्यक्ति जो है इसी में लिप्त रहते हैं। तो आप सोचिए ये लोग काम कब करते होंगे भारत के भविष्य के लिए। तो ये चुनाव की जो प्रणाली भारत में बनी हुई है मुझे नहीं लगता सही है क्योंकि ये देश के धन तो बर्बाद होता ही होता है, प्लस जो व्यक्ति इसमें कार्यरत होते हैं जो देश का भविष्य निर्धारित करते हैं वो भी इलेक्शन के ही सोच विचार से अपना जीवन पूरा लगा रहे होते हैं क्योंकि उनका मकसद जनरली सी बात है कि अभी सत्ता प्राप्त नहीं करना है, वो हमेशा सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और सदैव ही राजनीति में बने रहना चाहते हैं। तो उनका सारा जो है गतिविधियाँ चुनाव में ही लगी रहती है। तो तिरपान स्टडी सेंटर ये बात सदैव कहता है कि भारत में इतना चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि चुनाव से जहां धन खर्च होता है वही जो है जो हमारे लिए अच्छे रूल रेगुलेशन बना रहे होते हैं उनका माइंड जो होता है उन कामों में फोकस नहीं होता है। बेशक मंत्री लोग जितना मर्जी चिल्ला के कह लें कि हम भारत का भविष्य तय कर रहे हैं, भारत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये बात आप भी जानते हो कि जिस व्यक्ति का मन जो होगा चुनावों में लगा रहेगा वो कहाँ से भारत का भविष्य निर्धारित करेगा। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि भारत में देखिएगा
आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में जो है चुनाव गतिविधियां होती रहती हैं। और ये नहीं कि चुनाव का जो प्रचार होता है चुनाव के कुछ दिन पहले से होता है, ये तो साल साल पहले से ही तैयारी करने लग जाते हैं वहाँ पर उन क्षेत्रों में। तो सोचिए जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं सारे के सारे चुनाव की गतिविधियों में ही सम्मिलित रहेंगे तो आम लोगों की समस्या कौन देखेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस पे जो है सरकार को जो है विचार करने की आवश्यकता है। अगर हमारा अगला पॉइंट देखें भारत में चुनाव, तो यही बातों की तरफ इशारा कर रहा है कि आपने मतदान केंद्र मतदान करने के लिए कतार में खड़े नागरिक देखे होंगे। ये सारे जो हैं बहुत ही आस के साथ जो है कतार में खड़े रहते हैं कि हम कुछ अच्छे व्यक्ति को जिताएं जो हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाएं। लेकिन आज तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि यहाँ तो गठबंधन का सरकार है। आप किसी एक व्यक्ति को अगर बनाइएगा कि वो सरकार बनाए अपना, लेकिन उस जगह गठबंधन बना के कोई और व्यक्ति जो है बाजी मार जाता है। तो ये बहुत बड़ी जो है मुसीबत का सबक बन सकता है आने वाला समय में। हमारे देश में लोकसभा, विधानसभा, पंचायती, नगर निकाय के लिए पंचायत के निर्वाचन के लिए चुनाव होता है। देखिए भारत में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं। एक लोकसभा के चुनाव होता है, एक विधानसभाओं के चुनाव होता है, एक पंचायतों के चुनाव होता है, एक नगर निकायों के चुनाव होता है। अब देखिए इतने सारे चुनाव जब भारत में होगा तो भारत का भविष्य कैसा होगा? सोचिए एवं विचार कीजिए। आपने भी इस चुनाव में भाग लिए हों कि आप चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। चुनाव उम्मीदवारों के बीच होने वाली एक प्रतियोगिता है जिसके द्वारा वो निकाय एवं प्रतिनिधित्व संस्थाओं में सार्वजनिक पद प्राप्त करने का सदैव प्रयास करते रहते हैं। उनका जो हमेशा यही प्रयास होता है कि वो अपनी पोजीशन सदैव बरकरार रखें। इसलिए जो भी उन पे बनता है वो सारे कार्य करते हैं, चाहे वो सही कार्य हो चाहे गलत कार्य हो। कई कई क्षेत्र में तो आपने देखा होगा कि उस क्षेत्र को सरकार गिराने के लिए सांप्रदायिक दंगा फसाद का सहारा लेते हैं चुनावी व्यक्ति सब। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप इलेक्शन में जीतने के लिए दंगे फसाद करवा रहे होते हो, तो ये कहाँ की जो है बात सही रहती है। और इसमें किसी एक व्यक्ति को जो है निशाने बना लेते हैं वो लोग, तो ये गलत है। कहते हैं चुनाव चलिए होता है तो कम से कम सांप्रदायिकता को तो नहीं आग लगाइए जिससे हमारा देश की संपत्ति फूक जाए, हमारा देश नष्ट हो जाए, तो नहीं सही है। और पूरे विश्व में ये रिप्रेजेंट करना सही नहीं रहेगा। हम पूरे विश्व को क्या दिखा रहे हैं कि हमारा देश जो है सांप्रदायिकता के आड़ में जो है आए दिन लड़ती झगड़ती रहती है। दूसरा देश भी हम पे हंस रहा होगा कि इनको तो तोड़ना बहुत ही आसान है, फूट डालो राज करो की नीति जो अंग्रेज़ों ने अपनाया था वो भी अपना सकते हैं। और भारत को तोड़ने में जो है उनका बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा हालात भारत अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ के लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ के नेता सब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कदाचित सही नहीं है। ये विश्व के लिए जो है सही नहीं है और दूसरा कोई व्यक्ति जो है इसका फ़ायदा भी उठा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे अगर बात हम करें यहाँ पर तो देखा जाए चुनाव उम्मीदवारों के बीच होने वाली प्रतियोगिता के रूप में देखा जा सकता है। और विधानमंडल और स्थानीय शासन के निकायों के चुनाव समय समय पर निश्चित अवधि के बाद होते ही रहते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि भारत में चुनाव जो है एक लंबी कतार है जो ख़त्म ही नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा, विधानसभाएं, पंचायत, नगर निकाय तो आए दिन कहीं ना कहीं चुनाव होता ही रहता है। ये मैं गलत समझता हूँ। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, सिंपल सी बात, कि एक सेंटर के लिए होना चाहिए, जो सेंटर में बनता है सरकार उनके लिए चुनाव होना चाहिए, और एक राज्य में सरकार बनती है उसके लिए होना चाहिए। और ये पंचायतें, नगर पालिकाएँ क्या है ये सब, इनसे जो है धन बहुत खर्च होता है। चुनाव में शायद चुनाव आयोग ने जो है उनको लिमिटेड दिया हुआ है पैसा खर्च करने का प्रावधान, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा, और पता भी होगा आपको, कि चुनाव में तो लोग करोड़ों रुपया खर्च कर जाते हैं। चुनाव के लिए वो हर एक पैतरा अपनाते हैं जो उनको अपनाना नहीं चाहिए। सिर्फ चुनाव आयोग ने दिखाने के लिए इनका जो है पैसा लिमिटेड कर दिया है कि इनको जो हमें आपस लौटाना होगा जितने के बाद वो लिमिट कर रखे। लेकिन उनको शायद सबको ही बात नॉलेज है कि चुनाव में 1 रुपया या 50,000 खर्च नहीं होता है, इसमें तो करोड़ रुपया फूक जाते हैं। इवन कि लोगों को तो घर भी बेचना पड़ जाता है। जो चुनाव लड़ते हैं उनको एहसास है। तो समझिए चुनाव के कारण कितना धन खर्च होता होगा, सोचने वाली बात है एवं विचार करने वाली बात है। और फिर अगर चुनाव में ही हम सारे पैसे लगा दें तो हमारी इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था कहाँ से मजबूत हो पाएगी और हम विश्व में आगे कैसे खड़े रह सकते हैं। सोचिए एवं विचार कीजिए इस बात पे।
पूरे देश, राज्य और स्थानीय निकाय को कई चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र में कई उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार नहीं होता है, एक सीट के लिए कम से कम 50 उम्मीदवार जो होते हैं टकटकी लगाए रखते हैं। निर्वाचन क्षेत्र में जो उम्मीदवार अन्य की तुलना में अधिक मत प्राप्त करता है उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। जनरल सी बात है, ये तो आपने देखा भी होगा। अब देखिए चुनाव जो है कैसे करते हैं उसका कुछ तस्वीर है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपके समक्ष जो है कार्टूनों के रूप में जो दर्शाया गया है, एक मतदान केंद्र कतार में खड़े मतदाता हैं। एक कतार में ही ये खड़े रहते हैं और अपना जो बहुमूल्य जो वोट है किसी व्यक्ति को देते हैं जो उस क्षेत्र से विजय हासिल करते हैं। तो ये कहते हैं देखिए वोट देने का प्रावधान बहुत अच्छा है, लेकिन इतने सारे इलेक्शन होना सही नहीं है। इससे देश की जो है अर्थव्यवस्था बहुत ही काफ़ी खस्ता होता है। और इवन कि बड़े बड़े जो राजनीतिक नेता हैं उनका सिर्फ एक विचार होता है कि कैसे हम पैसा इकट्ठा करें और कैसे जो है इलेक्शन हम जीतें। आपने देखा होगा कई जो है राजनीतिक नेताओं का जो है इसी प्रकार के जो है करप्शन आया है सामने। तो ये मैं नहीं कह रहा है, न्यूज़ वाले कहते रहते हैं और आए दिन दिखाते रहते हैं कितने रुपये का घोटाला हुआ, इतने रुपये का ये हुआ, फलाना हुआ। आखिर ये लोग करते क्यों हैं? क्या उनको पास पैसे कम पड़ जाते हैं कि तनख्वाह भी उनका कम पड़ जाता है? ये सारे पैसा इसलिए इकट्ठा करते हैं कि अगला इलेक्शन में वो हर तरह के हरकंडे अपना सके जो उनको जो है विजय हासिल कराने में, सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसलिए सारे जो है करप्शन करते हैं। अगर भारत से करप्शन हटाना है तो ये वोटिंग का सिस्टम जो भी हटाना है। कहते हैं एक वोटिंग सिस्टम होना चाहिए सेंट्रल सरकार के लिए, एक सेंट्रल सरकार बनना चाहिए और एक राज्य सरकार बनना चाहिए और उसी के अधीन जो है सारे कार्यरत रहे। इतने सारे चुनाव नहीं होना चाहिए, गलत है। और इससे ही कारण जो है भारत में करप्शन कभी ख़त्म नहीं हो पा रहा है। कि जर्नल सी बात है कि हर एक नेता का यही सपना होता है कि आगे उनका जो है शासन चलता रहे और इसके लिए धन दौलत हर तरह के पैतरा अपनाने लग जाते हूँ। चाहे सांप्रदायिक दंगा हो, फसाद हो, धन पैसा हो, सब वो लगाने के लिए तैयार होते हैं। और ये सब कहाँ से आता है? करप्शन के अंतर्गत आता है। तो सोचिए भारत में इतने सारे इलेक्शन का प्रावधान किया गया है, क्या सही है या गलत है? आप इस बात का कमेंट अवश्य करना। कहते कमेंट कीजिए तो अच्छी बातों पे कीजिए, जो एक निर्णायक फैसला हो, कहते देश हित के लिए हो। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है कुछ शब्द हैं जिसके बारे में आपको भली भांति समझ होना चाहिए। देखिए चुनाव क्षेत्र होता है, कहते हैं चुनाव क्षेत्र क्या होता है? एक प्रदेशी क्षेत्र होता है जिसका संसद, राज्य विधानसभा तथा अथवा स्थानीय निकाय के लिए भारत में अलग अलग ढंग से परिसीमन होता है। प्रत्येक चुनाव जो है निर्वाचन चुनाव क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर आता है। उसके बाद है उम्मीदवार। एक संभावित व्यक्ति है जो चुनाव के माध्यम से कोई पद प्राप्त करना चाहता है और वह एक पदस्थ पदाधिकारी भी हो सकता है। यानी उम्मीदवार का मतलब हो सकता है कोई भी हो सकता है जो पुनः निर्वाचित होने के लिए प्रयास कर रहा हो या एक चुनौती देने वाला जो पदस्थ व्यक्तियों के पद से हटाकर स्वयं उस पद पर आसीन होना चाहता है, या वह खुली सीट पर जो चुने जाने की आकांक्षा भी हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसका चुनाव घोषणा पत्र होता है, ठीक है, एक ऐसा दस्तावेज होता है जो राजनीतिक दलों की नीति और कार्यक्रम के रूपरेखा प्रदान करता है। यानी पहले ही वो जो भविष्य में करने वाले होते हैं उसके बारे में जो है आईना दिखाते हैं। तो वो चुनाव घोषणा पत्र होता है जिसमें सारी बातों का वो उल्लेख किए हुए होते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है चुनावों का महत्व। आपने अनुभव किया होगा कि चुनाव लोगों के लोकतांत्रिक सरकार की कार्यप्रणाली में सक्रिय रूप से सहभागी होने का अवसर प्रदान करते हैं। यानी चुनाव का बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है और चुनाव जनमत को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। चुनाव जो होता है जनमत व्यक्त करने का एक काफ़ी महत्वपूर्ण तरीका होता है। और भारत तो आपको पता है कि ये जो है डेमोक्रेसी कंट्री है, लोकतांत्रिक है और यहाँ चुनाव होना बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बेकार चुनाव नहीं होनी चाहिए जिससे देश के लिए भलाई का सबब न बने। देखा जाए तो इसके द्वारा लोग अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। यानी लोग जो हैं अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि मुझे कौन व्यक्ति पसंद है और कौन मुझे पसंद नहीं है। वास्तव में चुनाव लोगों की राजनीतिक जागरूकता के दायरे का विस्तार करता है कि भारत में लोग कितने जागरूक हैं और कैसे व्यक्तियों को जिता रहे हैं। क्या उन व्यक्तियों को जिन्होंने जिताया है क्या उनके लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बात बाद में साबित होता है। इसलिए जागरूक नागरिक होने की वास्तविकता को उजागर करता है। और कहते हैं जीतने वाला व्यक्ति को जो है इस बात को एहसास होना चाहिए कि जनता ने उनको बहुत ही कहते हैं
सोच समझ के जिताया है, तो उनको भी सोच समझ के उनके लिए कार्य करना चाहिए और सदैव उनके लिए भलाई की बातें करना चाहिए। और वो उन्हें सार्वजनिक विषयों को विकास की जानकारी देकर शिक्षित करते हैं। चुनाव एक राजनीतिक दल या दल समूह के दूसरे की सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करते हैं। शांतिपूर्ण, लेकिन आजकल शांतिपूर्ण की तो दूर दूर तक निशान ही नज़र नहीं आता। सरकार के कार्य को वैधता और प्रतिनिधियों को लोगों के नेतृत्व करने की सत्ता को न्याय उचित सिद्ध करते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष चुनाव के प्रकार। हमने देखा है कि हमारे देश में चुनाव अक्सर होते ही रहते हैं। ये तो बात आप भली भांति समझ गए होंगे कि भारत में चुनाव होता ही रहता है, लेकिन सभी चुनाव एक सामान्य नहीं होते हैं। भारत में होने वाले चुनाव के दो प्रकार से समझा जा सकता है। एक प्रथम यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव में लोग सीधे तौर पर अपने वोट के द्वारा अपनी प्रतिनिधियों को विधायक निकाय को लोकसभा राज्य विधानसभाओं के स्थानीय शासन की स्थापना के लिए निर्वाचित करते हैं, यानी ये डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। हमारे देश में अप्रत्यक्ष चुनाव भी होते हैं, लेकिन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आगे कुछ विशेष स्थानों पदों के लिए व्यक्ति को निर्वाचित करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि भारत में जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इसमें जनता भाग नहीं लेती है। जनता के चुना हुआ प्रतिनिधि जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, यानी जिनको आपने भेजा है वो आपके लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के सदस्य भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य विधान परिषद जो कि कुछ ही राज्यों में पाई जाती है के भी कुछ प्रतिशत सदस्य 1/6वां हिस्सा होता है संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके विभिन्न तरीके देखे गए हैं जो हमारे देश में चुनाव के 3 प्रकार की श्रेणियों में पाई जाती है। एक तो होता है आम चुनाव, एक होता है मध्यवर्ती चुनाव और एक होता है उपचुनाव। कहते हैं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात जो चुनाव कराए जाते हैं उन्हें आम चुनाव कहा जाता है। और 2009 में हुए लोकसभा के आम चुनाव कहा जा सकता है यदि विधायिका लोकसभा और राज्य विधानसभा को चुनाव उसके समय में से पहले ही भंग किए जाते हैं। कारण कई हो सकते हैं, उन्हें मध्यवर्ती चुनाव कहा जाता है, यानी बीच में ही भंग कर दिया जाता है, तो इसको मध्यवर्ती चुनाव के नाम दिया गया है। उदाहरण के लिए लोकसभा के 1951, 1998 और 1999 के चुनाव मध्यवर्ती चुनाव थे। देखिए अब 3 साल के अंतराल में कितने सारे चुनाव हुए, यानी 91, 98, 99, यानी 2 साल के अंतराल में काफ़ी चुनाव हुए और 91 के बीच में, तो ये मध्यवर्ती चुनाव थी। चुनाव तो भारत में देखा जाए तो एक लड़ी लगी रहती है, चुनाव की सिलसिला भारत में ख़त्म ही नहीं होती है। तभी तो मुझे बड़ी अफसोस होती है कि जो व्यक्ति हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाते हैं वो सदैव चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं, तो वो भारत के लिए कब सोचते हैं पता नहीं। किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि द्वारा दिए गए त्याग पत्र या उसकी मृत्यु के कारण रिक्त हुए सीट या न्यायालय द्वारा किसी प्रतिनिधि की सदस्यता रद्द किए जाने की स्थिति में जो चुनाव ऐसी सीटों को भरने के लिए करवाए जाते हैं उन्हें उपचुनाव कहा जाता है। यानी कई कंडीशन हो सकते हैं उपचुनाव करवाने की, तो उपचुनाव तब करवाई जाती है जब कोई प्रतिनिधि त्याग पत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या न्यायालय द्वारा उसकी प्रतिनिधि की सदस्यता छीन ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में उपचुनाव करवाए जाते हैं। तो आपने समझ लिए होंगे ये तीनों चुनाव किस प्रकार होती है। एक तो राज्यसभा विधानसभा का आम चुनाव होता है, मध्यवर्ती चुनाव जो बीच में ही करवाई जाती है कोई कारणवश, और उपचुनाव भी होती है, तो सारे के सारे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ऐसी स्थिति में विधायक की बाकी बची अवधि तक के लिए निर्वाचित किया जाता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल पी.वी. नरसिम्हा राव ने नवंबर 1951 में आंध्र प्रदेश के एक उपचुनाव में निर्वाचित किया गया था, तो ये सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है। अगर आपको ये बात समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप सच्चे हित से भारत की भलाई समझते हो, सोचते हो, तो कहते हैं इसमें बहुत सी बातें ऐसी है जो लोगों तक पहुँचना चाहिए और ये आप माध्यम बन सकती हो। देखिए दोस्तों, ये अच्छी बात है। कहते हैं मैं कभी भी ये नहीं कहता या कभी भी तिरपान सेंटर ये नहीं चाहता कि भारत में सांप्रदायिक दंगा फसाद हो, क्योंकि ये भारत का नुकसान होता है। और गलत बातें कभी भी फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि इससे देश के लिए नुकसान कारक बन सकता है। हमें अच्छी बातों को फॉरवर्ड करना चाहिए। चुनाव एक ऐसी प्रणाली है
जो हमारे लिए हमारा एक प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो चुनाव जो है भारत में अक्सर होते रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में चुनाव की जो प्रक्रिया है कंटिन्यू होती रहती है। आए दिन आपने देखा होगा कोई ना कोई क्षेत्र में चुनाव होता ही रहता है। अब चुनाव होता है तो चुनाव करवाने के लिए कुछ अधिकारियों की आवश्यकता भी होती है, और ये अधिकारियों का जो है महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि ये अधिकारियों का हर चीज़ को जो है कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। तो इसी के अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट जो है भारत में चुनाव प्रणाली, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो जो आगे हमारा टॉपिक आया है, भारत में चुनाव प्रणाली बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कुछ चुनाव सफलतापूर्वक कराने के कारण भारत जो है प्रशंसा का पात्र रहा है, और भारत में चुनाव तो अक्सर होते ही रहती हैं। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? क्या आपने कभी विचार किया है कि भारत जैसे विशाल देश में चुनाव कैसे कराए जाते हैं? चुनाव प्रक्रिया का निरीक्षण कौन करता है? चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? चुनाव अधिसूचना नामांकन से लेकर चुनाव परिणाम तक कार्य कौन करता है? विभिन्न पोलिंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर कौन से कर्मचारी होते हैं? तो यहाँ पर जो है बहुत क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चनों का जो है यहाँ पर हम आंसर तलाशने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये सारे व्यक्ति कैसे चुने जाते हैं, उनका क्या कार्य होता है, और कैसे जो है भारत में ये सफलतापूर्वक चुनाव कराने में सफल होते हैं। क्योंकि चुनाव करवाने का दायित्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे जो होता है किसी भी प्रतिनिधित्व का जो है जीवन भी लगी होती है, क्योंकि सब धन दौलत ये लोग जो होते हैं चुनाव में ही निछावर कर जाते हैं। मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है कि लोग घर ज़मीन जायदाद बेच के जो है इलेक्शन लड़ते हैं। बेशक इलेक्शन कमीशन ने इनके लिमिटेड जो है पैसे निश्चित किए हैं, लेकिन जो लड़ता है उनको पता है कि इसमें जो है उनको घर भी बिक जाता है, ज़मीन जायदाद सब बिक जाती हैं। अगर मान लीजिए इन चुनाव में कुछ गड़बड़ हो गया तो कितना नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ पर चुनाव जो है भारत में सही ढंग से कराने के लिए बहुत सारे ऑफिसर की जो है नियुक्ति की जाती है। तो इसी के जो है हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। यहाँ पर सबसे पहली बात ये आता है कि भारत का निर्वाचन आयोग। देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग का मतलब है कि भारत में इलेक्शन कमीशन का क्या मतलब महत्वपूर्णता है। भारत में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य एक निष्पक्ष संवैधानिक सत्ता को दिया गया है, जिसे निर्वाचन चुनाव आयोग कहा गया है। यानी चुनाव आयोग को जो है सारे जो है जिम्मेवारी सौंपा गया है, और निर्वाचन आयोग एक कानूनी नहीं बल्कि एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, कानूनी संस्था नहीं है, एक संवैधानिक संस्था है। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई संस्था को कानूनी संस्था कहा जाता है, जबकि एक संवैधानिक संस्था को शक्ति स्वयं संविधान द्वारा प्रदान की जाती है। हमारी संविधान चुनाव और निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। चुनाव आयोग का गठन एक मुख्य जो है चुनाव आयुक्त तथा कुछ अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर होता है। वर्तमान समय में चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि वर्तमान समय में देखा जाए तो एक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो यही 2-3 व्यक्तियों का जो है महत्वपूर्ण कार्य चुनाव आयोग में होता है। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा होगा बिल्डिंग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्यालय यही है, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं यहीं से जो है सारा डिसीजन लिया जाता है, और हर क्षेत्र के लिए चुनाव का जो है प्रक्रिया सुलभ रूप से करवाने की कोशिश की जाती है। कहते हैं चुनाव का सारे जो है भार इन्हीं संस्था के ऊपर होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुख्यालय आपके समक्ष दिख रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और उनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से भी पहले के लिए होता है। यानी देखा जाए तो कार्यकाल 6 वर्ष की होती है, और ये जो है 65 वर्ष तक जो है अपने कार्य कर सकती हैं। उनका पद और सेवा जो है शर्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही होता है, और मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है अपने उसके पद से केवल महाभियोग की प्रक्रिया जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदोन्नति की करने के लिए अपनाई जाति के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा, वैसे ही चुनाव आयोग के मुख्य जो अध्यक्ष है उसको हटाने का जो है प्रावधान किया गया है। और देखा जाए तो
इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष के लिए होता है और 65 वर्ष तक जो होते हैं अपने कार्य में संलग्न हो सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है। भारत के जो है निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य निम्न प्रकार से देखे जा सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहे हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या है। तो इसको आपको नोट भी कर लेना चाहिए और याद भी तो करना तो है, लाजमी ही बन जाता है। कहते हैं देश में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना जो है चुनाव आयोग का प्रथम कार्य है। चुनाव मशीनरी और निरीक्षण जो है निर्देश और नियंत्रण करना, मतदाता सूची तैयार करना सब जो है निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। राजनीतिक दलों को जो है मान्यता देना तथा उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में पंजीकृत करना सब के सब जो कार्य हैं चुनाव निर्वाचन आयोग का ही है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये भी जो है निर्वाचन आयोग का ही कार्य होता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों और चुनाव ड्यूटी पर तैनात चुनाव कर्मियों के लिए दिशा निर्देश और आचार संहिता लागू करना, सारे का सारे जिम्मा जो होता है निर्वाचन चुनाव आयोग के पास ही होता है और ये सभी चीज़ों में बहुत ही सख्ती से जो है अपना कार्य करता है। उसके पश्चात आता है राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और आम लोगों को जो है प्राप्त चुनाव संबंधित शिकायतों का निवारण करना भी चुनाव आयोग का ही कार्य में से एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। क्योंकि राजनीतिक दल हो, उम्मीदवारों हो, आम लोगों के जो भी समस्या आते हैं इनके पास हम शिकायत कर सकते हैं। बेसिकली आपको शिकायत करने के लिए जो है आपके चप्पल घिस जाएंगे, लेकिन शिकायत यहीं पे होगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये इन लोगों के पास जाना बहुत ही दुष्कर्म कार्य होता है, क्योंकि ये इतनी आसानी से हमारी बातें नहीं सुन सकते, क्योंकि ये बड़े पद पे होते हैं। चुनाव कर्मियों की नियुक्ति करना भी जो है इन्हीं का कार्य होता है, यानी चुनाव आयोग का ही कार्य होता है कि चुनाव कर्मियों की नियुक्ति करना। चुनाव के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह एवं सुझाव देना चुनाव आयोग के मुख्य अध्यक्ष का ही कार्य होता है कि चुनाव के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह एवं सुझाव देते हैं। निर्वाचन आयोग अपना कार्य कुछ चुनाव कर्मियों की सहायता से संपन्न करते हैं। उस प्रक्रिया पर निम्न प्रकार से चर्चा की गई है। तो आगे जो है हम इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे कि निर्वाचन आयोग में कौन कौन और भी कर्मचारी हैं जिनके अंतर्गत जो चुनाव की जाती है। आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे, बहुत से लोग जो होते हैं चुनाव प्रक्रिया में लगे रहते हैं। और देखा जाए तो भारत का मैक्सिमम धन जो है चुनाव करवाने में ही लगाए जाते हैं, जो बहुत ही बड़ा विडंबना है। और आज तक किसी गवर्नमेंट ने, किसी राष्ट्रपति ने भी ये बात नहीं सोचा कि चुनाव भारत के लिए कितनी भी जो है मुसीबत का सबब बन सकता है। कहते हैं चुनाव आने से सांप्रदायिक दंगा फसाद होती है, चुनाव आने से जो होते हैं पैसे और धन की बहुत ही खर्च होता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत के लिए। मैं तो विश्वास है कि चुनाव में देखा जाए तो 5 वर्ष का सबसे अधिक धन खर्च होता है। 5 वर्षों में चुनाव में देखा जाए तो सबसे अधिक धन खर्च होता है। और भारत की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था इसीलिए जो है मजबूत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चुनाव में जो है लोग और पार्टियां अरबों रुपया जो है पानी की तरह बहा देते हैं। और कितने लोग तो आपको पता ही है, नोटबंदी भी होती है, जब पैसे चेंज भी होते हैं तो बड़े ही अफसोस मनाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि इनके जो पैसे रखे हुए होते हैं, जो इन्होंने काले धन के रूप में रखे होते हैं बड़े बड़े नेता लोग सब, तो वो पैसा जो है उनका ख़राब चला जाता है। तभी आपने देखा होगा कि जब नोटबंदी की गई थी तो आम बंदों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, लेकिन बड़े बड़े नेता सब जो थे संसद भवन के आगे जो है काली पट्टी बांध के खड़े हो गए। तो आखिर क्यों खड़े हुए? ये प्रश्न मैंने पिछले बार भी पूछा था और आज भी यही बात है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। उसके पश्चात आता है चुनाव कर्मी। सबसे पहले हमारा है चुनाव कर्मी, जिनका जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, चुनाव संपन्न कराने में निर्वाचन आयोग के कई कर्मचारी द्वारा सहयोग दिया जाता है। एक कर्मचारी नहीं होते, कई कर्मचारी होते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो एक क्षेत्र में यानी सिर्फ 800 बंदे के लिए या 800 लोगों के लिए जो है कम से कम 8-9 व्यक्तियों की जो है रखे जाते हैं। तो समझिए एक क्षेत्र में लाखों व्यक्ति हैं, तो कितने जो है पोलिंग बूथ बनाई जाएगी, कितने कर्मचारी जो होगा संलग्न रहेंगे। सोचने वाली बात है। निर्वाचन आयोग के अधीन जो राज्य स्तर एवं चुनाव का मुख्य निर्वाचन अधिकार द्वारा निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वरिष्ठ नौकरशाहियों में भी निर्वाचन आयोग राष्ट्र के जो है मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। यानी जो देखा जाए तो वरिष्ठ जो नौकरशाही होते हैं, IPS UPS अफसर होते हैं, उनको भी जब चुनाव करवाए जाते हैं तो उनको भी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, वो वरिष्ठ होते हैं और उनको भी इस कार्य में संलग्न किया जाता है।
वह ज़्यादातर राज्यों में जो है पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं तथा उसे कुछ जो है सहायक स्टाफ प्रदान की जाती है, या इनको भी कुछ स्टाफ प्रदान किए जाते हैं जो चुनाव करवाते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव का कार्य संपन्न कराने के लिए राज्य के सरकारी कर्मचारी का भी उपयोग किया जाता है। जो राज्य के सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको भी चुनाव करवाने के समय उपयोग किया जाता है। यानी बहुत देखा जाए तो बहुत से लोग जो होते हैं चुनाव करवाने में संलग्न रहते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जिस क्षेत्र में जिस दिन चुनाव होता है उस दिन सारे जो है स्कूल जो है कॉलेज जो है सब कुछ बंद कर दिया जाता है। रीजन्स यही होता है कि सारे कर्मचारी को जो है चुनाव में लगा दिया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी, चुनाव पंजीकरण अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी आदि ये सारे कर्मचारी अपने रोजाना के सरकारी उत्तरदायित्व को पूरा करने के अलावा चुनाव का कार्य भी संपन्न करते हैं। यानी जो वो अपने ऑफिस में काम तो करते ही करते हैं, प्लस इस काम के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए एक व्यक्ति से कितने सारे काम करवाए जाते हैं, तभी तो भारत में बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। क्योंकि एक व्यक्ति जो है 50 तरह के कार्य कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है बिल्ला बैठा हुआ है। सबसे बड़ा बेरोजगारी के कारण भारत में यही है कि एक व्यक्ति के पास 5-5, 6-6 पद हैं, जो कि बहुत गलत है। आप देखिएगा कोई नेता लोग जो होते हैं वो फिल्म स्टार भी होते हैं, वहाँ पर फिल्म भी बना रहे होते हैं, यहाँ पर नेतागिरी भी कर रहे होते हैं। अब देखिए क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। एक व्यक्ति कई होते हैं, कहीं आप देखिएगा तो कोई कंपनी के वो CEO होते हैं, कोई कुछ चीज़ के कुछ होते हैं। तो ये क्या है? तभी तो भारत में बेरोजगारी की समस्या दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है कि सारे कुछ जो है एक व्यक्ति के आस पास सिमट के रह जाता है, दूसरे व्यक्ति को तो मौका भी नहीं मिलता। और आपको मैं बता दूं, जितने ये जो पद की भर्ती की जो उन्होंने निकालते हैं ना, जो आप देखते हो कि बनाते हैं कि भाई हम इतने पद निकाले हैं, आपको मैं बता दूं कि पहले उनके फिक्स होते हैं बंदे किनको रखना है, और एक पद के लिए हज़ारों बंदा जो है एप्लीकेशन भरता है। ठीक है, फिर भी बेरोजगारी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। क्या भारत का जो है बच्चे जन्म लेते ही बड़े हो जाते हैं? ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। तो आपको पता है जीवन की चक्र जो है चलता रहता है, एक रिटायर होता है तो एक जवान होता है, तो ये क्रम चलता रहता है। ठीक है, कहते हैं अगर माता पिता जॉब में होते हैं, जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो उनके बच्चे जो है जॉब के लिए आ जाते हैं। तो आखिर इतना होने के बाद भी जो है ऐसी प्रक्रिया क्यों है कि भारत में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है? कारण सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पर एक पद के लिए 50 व्यक्ति जो है नामित किए गए हैं। यानी एक पद पे कई पद उनको मिला हुआ होता है। आप जाकर अगर राजनीतिक में भी देखिए, एक व्यक्ति होंगे उनके 50 तरह के जो है उत्तराधिकारी दिया गया होगा, अधिकार दिया होगा। वो इसमें भी मंत्री होंगे, उसमें भी मंत्री होंगे, प्लस उसमें भी मंत्री होंगे। जब इतनी सारे मंत्री होंगे तो सोचिए कि बेरोजगारी क्यों नहीं बढ़ेगा। तो ये सब कारण बनता है, इसमें सोचने वाली बात है। वो चुनाव आयोग के लगभग पूरे ही समय उपलब्ध रहते हैं। देखा जाए तो ये कर्मचारी जो होते हैं जो रोजाना के सरकारी उत्तरदायित्व को पूरा करने के अलावा चुनाव कार्य भी संपन्न करते हैं। चुनाव के दौरान वे चुनाव आयोग के लगभग पूरे समय उपलब्ध रहते हैं, यानी उनको पूरा समय उपलब्ध होना सुनिश्चित किया गया है। इन सबके अलावा 3 प्रमुख चुनाव अधिकारी और भी होते हैं जिनकी भूमिका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में महत्वपूर्ण होती है। ये अधिकारी हैं रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी और चुनाव अधिकारी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिटर्निंग अधिकारी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इससे संबंधित राज्य सरकार के परामर्श पर चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, और यह वह अधिकार होता है जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के नामांकन पात्रों को प्राप्त कर उनकी जांच करता है और निर्वाचन आयोग के नाम पर चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। निर्वाचन क्षेत्र में अवैध चुनाव कराया जाता है और मतों की गिनती की सुनिश्चित भी करता है। चुनाव परिणाम की घोषणा भी किया जाता है। तो ये रिटर्निंग अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं चुनाव आयोग के अंतर्गत। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पीठासीन अधिकारी। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदान केंद्र होते हैं, और देखा जाए तो 800 से 1000 मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद्र होता है। आप समझिए 800 व्यक्ति से लेकर 1000 व्यक्तियों के लिए, मतदाताओं के लिए एक मतदाता केंद्र बनाया जाता है, जिसका प्रबंध एक अधिकारी करता है, और वह मतदान केंद्र पूरी प्रक्रिया पर निरीक्षण करता या करती है, 2 औरत भी हो सकती है, और ये सुनिश्चित करती है या करता है कि प्रत्येक मतदाता को स्वच्छता से मतदान करने का अवसर मिले, यानी बहुत ही समझ और ईमानदारी से मिले। यानी सिर्फ देखिए एक क्षेत्र में सिर्फ 1000 व्यक्तियों के लिए एक मतदाता केंद्र होती है, तो मान लीजिए कुछ ही क्षेत्र में लाखों बंदे हैं, तो कितने मतदाता केंद्र हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है।
प्रत्येक मतदाता का जो है यही होता है कि वो अच्छे से मतदान अपना कर सके, किसी तरह से प्रतिरूपण न हो सके, यानी उसके साथ कुछ भी जो है असुविधा न हो। मतदान समाप्त हो जाने के बाद वो सभी जो है मत पेटियों पर सील लगाकर उन्हें निर्वाचन अधिकारी को सौंप देती हैं, क्योंकि निर्वाचन अधिकारी आगे जाके इसको जो है आगे गिनती में उपयोग करेंगे। उसका मतदान अधिकारी, देखिए प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को मदद करने के लिए 3 या 4 अधिकारी होते हैं, यानी पीठासीन अधिकारी को मदद करने के लिए 3 या 4 अधिकारियों की नियुक्ति होती है, जिन्हें मतदान अधिकारी कहते हैं। ये अधिकारी सुनिश्चित करते हैं कि मतदान केंद्र पर चुनाव सुचारू रूप से हो रहे हैं कि नहीं, और वे मतदाता सूची में मतदाता के नाम की जांच भी करते हैं और मतदाता की उंगली पर जो है अमीट स्याही लगाते हैं, जो कभी मिटती नहीं है, यानी कुछ समय के बाद मिटेगी लेकिन इतना जल्दी मिटती नहीं है। मत पत्र जारी करते हैं तथा सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता जो है गुप्त रूप से अपना जो है मत दे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भारत में चुनाव प्रणाली। चुनाव प्रणाली कई चरणों में होने वाली एक लंबी प्रक्रिया है और आपके लिए चुनाव प्रणाली के विभिन्न चरणों की जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। तो ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि भारत चुनाव प्रणाली किस प्रकार होती है। चुनाव क्षेत्र का परिसीमन पहला कदम है जो आयोग द्वारा की जाती है, यानी चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। मतदाता सूची की तैयारी और जो संशोधन दूसरा कदम होता है कि मतदाता सूची तैयार करना, उनमें संशोधित करना बहुत ज़रूरी होता है, जो समय समय पर निर्वाचन आयोग के देख रेख में होता है। अब देखिए इतने सारे कार्य हैं, कितना जो है धन खर्च हो सकता है। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा सुनिश्चित जारी करने के बाद देश में चुनाव कराने का दायित्व आयोग के ऊपर आ जाता है। राष्ट्रपति और जो है राज्यपाल द्वारा जो है अधिसूचना जारी करने के बाद जो है चुनाव कराने का दायित्व चुनाव आयोग के हाथों में आ जाता है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है, जिसमें नामांकन पत्र भरने की तारीख, उसकी जांच व वापस लेने की तारीख, चुनाव संचालन, मतों की गिनती और चुनाव परिणाम की घोषणा शामिल होता है। तो ये सारे को जो है पहले ही तय कर दी जाती है। प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह का आवंटन निर्वाचन आयोग द्वारा ही करने का प्रावधान है। जो आप चुनाव चिन्ह देखते हो वो चुनाव आयोग ही जो है चिन्ह आवंटन करती है। प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार का समय आयोग द्वारा ही दिया जाता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि आवश्यकता हो तो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी भाग में पुण्य मतदान चुनाव आयोग के आदेश पर कराया जा सकता है, यानी कभी भी कुछ लगता है गड़बड़ तो उसका जो है पुण्य मतदान कराने का प्रावधान भी किया गया है। यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के नामित प्रत्याशी के नामांकन वापस की अंतिम तिथि के बाद तथा मतदान से पहले मौत हो जाती है तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के नामांकित प्रत्याशी की नामांकन वापस की अंतिम तिथि के बाद मतदान से पहले मौत हो जाती है तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है और चुनाव रद्द करने के आदेश प्रत्याशी निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। किसी प्रत्याशी का अनुचित रूप से नामांकन खारिज करना, चुनाव के दौरान अनुचित या भ्रष्ट साधनों का उपयोग दिखाई देना और मतदाताओं के जो है डराना धमकाना या सरकारी तंत्र का उपयोग जैसे चुनाव विवाद के जांच न्यायपालिका अथवा उच्च न्यायालय करता है, जिसके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अब यहाँ पर कुछ बातें जो है बहुत ही खटक रही है कि नामांकन खारिज करना, चुनाव के दौरान अनुचित या भ्रष्ट साधनों का उपयोग दिखाई देना। देखिए ये चुनाव आयोग भी साफ जानती है कि राजनीतिक में भ्रष्ट साधनों का उपयोग की जाते हैं, डराए भी जाते हैं, धमकाए भी जाते हैं, लालच भी दी जाती है। कहते हैं लालच भी एक धमकाने जैसा ही होता है। कहते हैं सारे कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात ये साफ शब्दों में किया गया है कि अनुचित या भ्रष्ट साधनों का उपयोग। क्या आपको लगता नहीं है कि किसी चीज़ को फ्री कर देना अनुचित कार्य है? क्योंकि ये उनका अपना प्रॉपर्टी नहीं होता है। ये कहते हैं प्राकृतिक का प्रॉपर्टी होता है, ये पूरे जनता का प्रॉपर्टी होता है और प्रत्येक देश कहते हैं जिस देश में हम रहते हैं हर एक देश राज्य के नागरिकों का होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो है हर चीज़ मेहनत से आती है। अगर किसी क्षेत्र में कोई चीज़ को गंदगी फैला दे और वही दूसरे क्षेत्र में जाता है तो क्या सही रहेगा? तो मैं तो ये कहता हूँ कि चुनाव आयोग की इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए कि किसी की फालतू की बातों का जो है अनुसरण न किया जाए जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता हो। क्योंकि कहते हम जानते हैं कि जो चीज़ फ्री में मिलती है उसका कोई भी कदर नहीं करता है,
और चुनाव कहते हैं मंत्री लोग तो इसका जो है एक तकिया कलाम शब्द बना लिए हैं फ्री करने की, और इससे जो है हमारा पर्यावरण नुकसान होता है, हमारे देश का इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बिगड़ता है। और ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि यह अधिकार चुनाव आयोग को देना चाहिए कि चुनाव आयोग जो है फ्री वाली चीज़ों को जो देश के हित में नहीं है उसको जो है रद्द कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज के समय तो वही है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी सरकार है उसी की चलती है, बाकी कहते हैं आम जनता सिर्फ बोलती रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मतदान के उपरांत। देखिए, आपने गौर किया होगा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर चुनाव के दिन काफ़ी गतिविधियां होती है। ये तो आपने देखा ही होगा, काफ़ी गतिविधियां होती रहती है। चुनाव के दिन मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र पर जाते हैं तथा अपनी बारी की प्रतीक्षा में एक कतार में खड़े होते हैं। मतदान केंद्र में प्रवेश के बाद मतदाता अपना पहचान पत्र पहले और दूसरे मतदान अधिकारी को दिखाते हैं। उसके बाद तीसरा मतदान अधिकारी मतदाता के बाएं हाथ तथा महिला के मतदाता के दाहिने हाथ के तर्जनी पर जो है टीम स्याही लगाता है। ऐसा जो है बोगस मतदान या प्रतिरूपण रोकने के लिए किया जाता है। अब देखिए, बोगस का मतलब होता है जो व्यर्थ के वोट करती हैं, और ये तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा, लोग बोगस वोट करते हैं, ठीक है, होते किसी और क्षेत्र के और किसी और क्षेत्र में आके वोटिंग करती हैं। तो वही बात आ गया ना कि जैसा राज्य वैसा काम, तभी तो बनेंगे नेताजी महान। आपको पता होगा कि प्रतिरूपण एक अपराध है, यानी प्रतिरूपण एक अपराध है जो कानून द्वारा जो है दंडनीय भी है। कहते हैं बहुत प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, लेकिन नज़र नहीं आती है। अधिकारियों द्वारा मतदाता के पहचान हो जाने के बाद उसे एक मत पत्र दिया जाता है जिसमें चुनाव चिन्ह के साथ साथ सभी प्रत्याशी का नाम शामिल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रत्यक्ष रूप में कि एक मतदान केंद्र में चुनाव का पत्र जो है जैसे जैसे प्रक्रिया होती है वैसे वैसे आपको दिखाया गया है। आप देखिए, लाइन लगी हुई है, पुलिस कर्मचारी भी ये खड़े हैं, और देखिए यहाँ पर स्याही भी लगाई जा रही है। उसके बाद जो है व्यक्ति अपना मत डाल रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डायग्राम है समझने के लिए। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिए 15 प्रत्याशियों ने जो है अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है इलेक्शन कमीशन में, और सबके आगे जो है बटन दिख रही है। तो वहाँ से जो है एक दूसरा भी आपको दिख रहा होगा बॉक्स, वहाँ पर ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेट करने के बाद यहाँ पर जो है जो भी प्रत्याशी आपको जो लगता है, जिसको आपको जिताना है, जो आपके लिए अच्छा है, उस पर दबाइए और उस व्यक्ति को जो है विजय बनाइए। बाद में जो है वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, तो सच्चाई है। उसके पश्चात है मतदाता चुनाव केंद्र एक बंद कक्ष में अपने पसंद के प्रत्याशी चुनाव चिन्ह पर या उसके निकट रबर स्टंप लगाकर अपना मत देता या देती है। उसके बाद मतदाता जो है मत पत्र को मोड़कर पिटसान अधिकारी या प्रत्याशी के प्रतिनिधि के समक्ष रखी मत पेटी में डाल देते। ये पुराना तरीका था कि हम पहले जो है कागज़ को मोड़ के जो है पेटियों में डालते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज तो बटन की जैसे ईवीएम मशीन हमने देखा है, ईवीएम में कोई भी प्रत्याशी आपको पसंद है उसको दबाइए और वोट जो है उस पर चला जाता है। इस कहते हैं ईवीएम मशीन पे भी बहुत विवाद चला था। कई नेता लोगों ने तो ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि इसमें जो है बहुत छेड़छाड़ की गई है और इससे जो है एक ही लोगों को जो है वोट मिलता है। कहते हैं ये आरोप प्रतिरोप चलता ही रहता है, हर चीज़ों पे उंगली लोग उठाते रहते हैं। रीजन्स यही होता है कि ये लोग अपना जीत हासिल नहीं होता है तो किसी न किसी को दोष जो है मर देते हैं। तो कहते हैं ईवीएम मशीन पे भी बहुत तरह के जो है आलोचनाएं लगाई गई थी। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग हो रहा है तो मतदाता अपने पसंद के प्रत्याशी का संकेत करते हुए मशीन का उपयोग करता है। गोपनीयता रखी जाती है ताकि किसी को भी यह न पता चल सके कि मतदाता ने किसको पक्ष में मतदान किया। ये अच्छी बात है क्योंकि इससे जो है सही रहता है, ठीक है ना, कि किसको हमने मत दिया है ये किसी को पता न चलना चाहे। मतदान के बाद जो है मत पेटियों या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सील कर दिया जाता है और उसे गिनती केंद्र पर भेज दिया जाता है। मतों की गिनती की जाती रहता है। जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, यानी उसको विजय हासिल हो जाता है। जिस प्रत्याशी को चुनाव क्षेत्र कुल मतों का 6वां भाग भी नहीं मिल पाता है वह अपनी जमानत राशि खो देता है, यानी उसको जो पैसा उसने जमा किया है वो भी पैसा वापस नहीं मिलता है। यदि किसी प्रत्याशी को यह संदेह हो कि किसी अन्य प्रत्याशी ने भ्रष्ट तरीके का उपयोग किया है तो वह उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर सकता है। यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि भ्रष्ट तरीके का उपयोग हुआ है तो चुनाव रद्द भी किया जा सकता है और उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।
तो भारत में बहुत से प्रावधान हैं जो कहते हैं सत्य पे आधारित हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातों को जो विस्तार पूर्वक लिखी गई है। मैं कहता हूँ अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो कर लें तो हमारा देश जो है महत्वपूर्ण बन जाएगा, पूरे विश्व में नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए रूल रेगुलेशन को भी भली भांति फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है। उसके पश्चात इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आया है कि मत पत्र कागज़ यानी एक टुकड़ा है जिस पर उसके चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्याशी का नाम लिखा जाता है और इसका उपयोग मतदाता अपनी पसंद जाहिर करने के लिए करते हैं। उसके बाद गुप्त मतदान एक चुनावी तरीका है जिसके द्वारा चुनाव या जनमत संग्रह मतदाताओं की पसंद गोपनीय रखी जाती है और यह तरीका गोपनीयता का उद्देश्य प्राप्त करने का एक साधन रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में भी जानना आपके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि कई बार जो है ईवीएम मशीन के बारे में भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक सरल इलेक्ट्रॉनिक युक्त है जिसका उपयोग मतपत्र और मत पेटियों के स्थान पर किया जाता है, जिसका उपयोग पहले पारंपरिक चुनाव प्रणाली में किया जाता था। पहली बार इसका उपयोग सन 1982 में केरल के परूप विधानसभा के क्षेत्र में जो है उपचुनाव के सीमित मतदाता केंद्र में जो है 50 में हुआ था। भारत में 2004 के आम चुनाव के दौरान कुल जो है 10,75,000 जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा चुनाव करवाया गया था। तो आप समझ सकते हो कि इतने वोटिंग मशीन हैं और इतने वोटिंग मशीन को मंगवाने के लिए कितने धनराशि खर्च हुए होंगे। और जनरल सी बात है, ये वोटिंग मशीन इंडिया का नहीं है, ये विदेशों से मंगवाई गई है और विदेशों में इतने वोटिंग मशीन का जो है ऑर्डर देना और भारत का जो है धनराशि का खर्च करना एक बहुत ही दुर्दायक परिस्थिति हो जाती है। तो दोस्तों एक बात तो साफ हो जाता है इस चैप्टर को समझने से कि भारत में चुनाव कंटिन्यू होती रहती है और इन चुनावों के कारण जो है लाखों करोड़ रुपया जो है नुकसान होता रहता है हर साल। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सोचने वाली और विचार करने वाली बात है। ठीक है, मैं यही कहता हूँ कि इस पर विचार होना चाहिए कि भारत में इतने सारे इलेक्शन ना हो तो अच्छा है, क्योंकि इससे जो है गरीबी कभी भी भारत में नहीं हट सकती है। क्योंकि जितने भी पैसे होते हैं नेता लोग इसलिए इकट्ठा करते हैं कि वो चुनाव में लगाना चाहते हैं और आपको पता है कि एक सभा करने के लिए करोड़ों रुपया जो है खर्च की जाती है, क्योंकि सभा जो है इतनी आसानी से नहीं हो जाती है। ये आप भी जानते हो और सब लोग ये बात को भली भांति जानते हैं। और जितने भी राजनीतिक नेता होते हैं उनका एक ही विचार होता है करप्शन करके जो है ये धन अपने जेब में इकट्ठा करते हैं किसी भी रूप में। आपने देखा होगा कि ये लोग जो होते हैं अपने नाम से कभी पैसा इकट्ठा नहीं करते हैं, अपने चौकीदार के नाम से, अपने माली के नाम से, अपने किसी भी सदस्य से, रिश्तेदारों के नाम से। तो ऐसे वो पैसे करोड़ रुपया जमा करके रखते हैं और बाद में इन्हीं पैसों को जो है इलेक्शन में यूज़ करते हैं। लेकिन देखा जाए चुनाव आयोग ने इनके पैसों पर लिमिटेशन लगा रखी है, लेकिन चुनाव आयोग को भी ये बात मालूम है कि इलेक्शन में अरबों रुपया खर्च होता है तो होता है, लेकिन फिर भी जो है इनके जो है कहते हैं सदस्यता जो है रद्द नहीं की जाती है। ऐसे प्रावधान किया गया है कि अगर आप अधिक धन खर्च कर रहे हो तो आपकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाएगी, लेकिन नहीं होता है ऐसा। तो आपने देखा ही होगा कि धन अधिक से अधिक खर्च होते हैं और धन इकट्ठा करने के लिए लोग गलत तरीक़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो बड़े बड़े कंपनियों को बहुत तरह की सुविधाएं दे देते हैं जो सुविधा उनको देना नहीं चाहिए, और ये तब इसलिए दे देते हैं कि भाई उनको पैसे की आवश्यकता होती है। और चुनाव में बड़े बड़े कंपनियाँ, बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक जो चुनाव में बड़े बड़े नेताओं को खुला पैसा देते हैं, जिसके कारण वो चुनाव लड़ पाते हैं। तो देखा जाए चुनाव सबसे बड़ा जो है भ्रष्टता का निशानी है। अगर ये भारत से कुछ कम हो जाए तो बहुत ज़रूरी रहेगा। भारत में एक चुनाव जो हो लिमिटेड हो जाए तो भी ज़रूरी है कि करप्शन जो है भारत से निपटाया जा सकता है। में चुनाव का जो प्रावधान किया गया है ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो है व्यक्त करता है, लेकिन देखा जाए तो चुनाव में बहुत सी खामियां हैं और बहुत सी बुराई हैं जो भारत को खोखला करता जा रहा है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या ये देश कल्याण के लिए सही रहेगा, इसी पे विचार पे हम चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे। यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक यही आया है चुनाव और चुनाव सुधारों में जन सहभागिता। देखिए अब तक की चर्चा से हम लोकतंत्र प्रक्रिया में जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए चुनाव के महत्व को समझने में सक्षम हुए हैं कि चुनाव होना डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा विचार है इतने सारे चुनाव होना देश के लिए बहुत ही कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि चुनाव होने इतने सारे चुनाव करवाने से भारत में करप्शन कभी ख़त्म नहीं होगा। ये बात आप भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि चुनाव कराने के लिए मनी चाहिए, पैसे चाहिए,
और देखा जाए अगर सुचारू रूप से कोई व्यक्ति अगर कमाता है तो इतने सारे पैसे कमाना उसके लिए संभव नहीं है। और ये क्या करते हैं, इसके लिए गलत जो है कदमों का उपयोग करते हैं। बहुत से लोगों को जो रूल रेगुलेशन नहीं देना चाहिए वो रूल रेगुलेशन दे के जो है कमाने की होड़ लगी रहती है। तो आप समझ सकते हो कि अगर इलेक्शन की इतनी सारी हुई भारत में तो जर्नल सी बात है, भारत में करप्शन ख़त्म करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। चाहे वो क्यों ना ये बात कहे कि आप रिकॉर्ड कीजिए, हम एक्शन लेंगे, आप नहीं करप्शन ख़त्म कर सकते। जब तक इतने सारे इलेक्शन भारत से ख़त्म नहीं होंगे तब तक जो है करप्शन ख़त्म करना शायद संभव नहीं है। और जो मैं आज बात बता रहा हूँ, आने वाला समय में देखिएगा इसी बात का अनुसरण किया जाएगा। अभी बेशकली जो है सब आंख बंद कर रखे हैं, कान बंद कर रखे हैं और देख नहीं रहे इन बातों पे, लेकिन आने वाला समय में मैं जानता हूँ कि इस बात पे अमल ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि तभी भारत से करप्शन को भी ख़त्म किया जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि दूसरे देशों में देखिए, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण देश है, हमसे विकसित हैं, लेकिन वहाँ पर इतने इलेक्शन नहीं होते हैं जितने इंडिया में हो रहे हैं। तो जर्नल सी बात है, आधे से अधिक पैसे जो भारत की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रहा है वो इलेक्शन ही है। और शायद न जाने कब हमारे देश के मंत्रियों को ये बात समझ में आएगा और कब जाके जो है भारत जो है एक ही इलेक्शन भारत में होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और आने वाला समय में शायद हो भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा फिर भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। हम तो सिर्फ अब यहाँ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम ऐसा बदल सकें। तो यही बात यहाँ भी बताया गया है कि लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह पाया गया है कि भारत को एक सिर्फ जो है भागीदारी लोकतंत्र बनाने के लिए चुनाव प्रणाली में सुधार की आवश्यकता अवश्य है। जब तक अगर चुनाव में सुधार नहीं किया जाएगा भारत की भागीदारी लोकतंत्र में होना संभव नहीं रहेगा। अब हम सबसे उल्लेखनीय कारक की चर्चा करेंगे जो चुनाव में जन सहभागिता सुनिश्चित करने में सहायक हुआ है। ऐसे मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाएगा जो भारतीय चुनाव के लिए चिंता का विषय बन गया है। साथ ही चुनाव सुधार में भी चर्चा होगी। तो सारी जो है हम पॉइंट पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और इसके लिए आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहने की आवश्यकता है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही आता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। चुनाव एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है और स्वतंत्रता के बाद भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया है। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत ने ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कदम उठाया था कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। और ये बड़ी ही रोचक बात भी है, क्योंकि लोकतांत्रिक की प्रक्रिया के आरंभ होने के लगभग 300 वर्षों के बाद सन 1928 में ग्रेट ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार लागू हुआ था। यानी देखा जाए सार्वजनिक वयस्क मताधिकार जो है 1928 में लागू किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और यूपीएससी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लोकतंत्र का घर माने जाने वाले स्विट्जरलैंड में यह सन 1972 में प्रदान किया गया। यानी सभी देशों ने इस बात का अनुसरण किया कि जो है वयस्क मताधिकार होना ही चाहिए, इसे जन जो है सुनिश्चित किया जा सकता है। हालांकि भारत में स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की स्थापना के आरंभ से ही सार्वभौमिक जो है वयस्क मताधिकार चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बन गया है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है, इसके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आखिर मतलब क्या होता है। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो सार्वभौमिक जो है मताधिकार की अवधारणाओं के शाब्दिक अर्थ को समझने का हम थोड़ा प्रयास करेंगे। सार्वभौमिक का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों पर साधारणतः लागू होना। देखिए, हमारे संविधान में बहुत ही अच्छी बातें लिखी गई है जो देश कल्याण के लिए, धर्म के रिगार्डिंग, सभी बातों के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने संविधान की बातों को अगर अनुसरण करें तो भारत जो है आदर्शमय देश बन सकता है। और यहाँ पर किसी प्रकार के दंगा फसाद, धर्म के प्रति, जाति के प्रति कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे कहते हैं सारे कुछ संविधान में लिखी गए हैं। कहते हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया वो काफ़ी दूरदर्शी थे और ये सब बात जानते थे कि जब तक अगर संविधान को सही तरह से पालन ना किया जाए देश में जो है मनुष्य का जीवन शांतिमय नहीं हो सकता है। लेकिन आज के समय में बहुत से जो लोग हैं, बहुत से मंत्री सब हैं, वो इन बातों का अनुसरण बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं और हमारे जो संविधान से अलग ही अपना संविधान बना रहे हैं, जो कि सही नहीं है। अब देखा जाए यहाँ वयस्क का अर्थ होता है बालिग, यानी बच्चा नहीं होता है, बालिग हो जाता है, ठीक है। तो ये बालिग के रूप में आ जाता है। मताधिकार का अर्थ ही है कि व्यक्ति का मत डालने का अधिकार।
और इस तरह व्यास मताधिकार का अर्थ है एक ऐसा व्यवस्था जिसमें सभी बालिग लोग, स्त्री हो पुरुष हो, बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान का अधिकार रखते हैं। लेकिन सभी व्यासकों में ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया जाता है जिन्हें कानूनी रूप से मतदान से वंचित किया गया हो। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको मतदान करने से वंचित किया जाता है, जो हमारे सरकार के रूल रेगुलेशन में आते हैं। सर्वजन व्यास मताधिकार की अवधारणा एक व्यक्ति एक वोट के राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है कि एक व्यक्ति एक वोट, यही राजनीतिक समानता है। किसी के पास एक से ज़्यादा वोट नहीं होता है और यह लोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में तथा अधिकार की रक्षा करने में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। मताधिकार का संबंध व्यक्तियों की उम्र से भी होती है, यानी मताधिकार का संबंध जो है व्यक्तियों के उम्र से भी होती है। मतदान के लिए न्यूनतम उम्र विभिन्न देशों में अलग अलग है और ये जान के आप हैरान भी होंगे, बहुत से देशों में अपने अपने प्रावधान किए हैं। इस युग के अधिकांश देशों में जैसे भारत, चीन, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा जो है रूस में यह 18 साल प्रावधान किया गया है। यानी भारत, चीन, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा रूस में यह 18 साल निर्धारित की गई है। जबकि देखा जाए तो ब्राज़ील, क्यूबा, निकरागुआ में यह 16 साल जो है सुनिश्चित किया गया है। तथा देखा जाए तो इंडोनेशिया, उत्तर कोरिया तथा स्वीडन में जो है 17 वर्ष जो है सुनिश्चित किया गया है। तो ये वोट देने का उम्र यहाँ इन क्षेत्रों में किया गया है। और वहीं जापान, इंडोनेशिया में यह 20 साल निर्धारित किया गया है और दक्षिण कोरिया में 19 साल निर्धारित किया गया है। उसी तरह कुवैत, जो लेबानन, मलेशिया, मालदीव, सिंगापुर में मतदान की आयु 21 वर्ष किया गया है। किंतु अगर देखें उज़्बेकिस्तान में तो यह 25 वर्ष रखी गई है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है मतदान करने का उम्र हर एक देश में अलग अलग निर्धारित की गई है। लेकिन कहते हैं बच्चे जो हैं वयस्क जब हो जाते हैं तभी उनको मतदान देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो सोच विचार करने लग जाते हैं। और कभी मत जो होती है इतनी महत्वपूर्ण होती है जो सरकार बदल देती है, इसलिए बच्चों को जो है समझदार होना ज़रूरी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है चुनाव सुधार। देखिए, चुनाव में सुधार होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने देखा है सार्वभौमिक व्यास मताधिकार पर आधारित भारत की चुनाव प्रणाली में न केवल हमारे मतदाताओं को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया है, बल्कि एक राजनीतिक दल या दलों के समूह के दूसरे दल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके सरलता एवं शांतिपूर्ण ढंग से सरकार बदलने में भी काफ़ी सहायक हुआ है। यानी जो है चुनाव के अंतर्गत हम सरकार को बदल भी सकते हैं, सरकार खड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन यही सरकार जब 5 साल के लिए चुन लिया जाता है तो ये अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, जो सही नहीं है। कहते हैं अगर इनका मतत्व देश कल्याण की होती तो शायद देश में इतनी तरह के जो है गड़बड़ी नहीं रहती। हमारे देश में आए दिन न्यूज़ देख लीजिए, इतनी जो है हेर फेर बदलाव हो रही है कि शायद किसी और देश में इतना देखने को न मिलता हो। हमने यह भी देखा है कि मोटे तौर पर हमारे चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं और लोगों ने सक्रिय रूप से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा भी लिया है। इस तरह चुनाव हमारे लोकतंत्र जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है और ये चुनाव महत्वपूर्ण भी होते हैं किसी भी देश के लिए। तथा इसके अनेक समस्याएं हैं जो न केवल हमारे चुनाव प्रक्रिया गुणवत्ता को बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली को भी काफ़ी प्रभावित करती है और यह निश्चित रूप से चुनाव सुधार की मांग भी करती है। कहते हैं चुनाव में अगर सुधार नहीं हुआ तो ये काफ़ी जो है संकट का सबब बन सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है राजनीतिक में आ जाएंगे जो जिनके लिए सही नहीं है। आजकल देख लीजिए, किसी व्यक्ति के मुंह से सुन लीजिए तो कहते हैं आज तो राजनीतिक होना एक गुंडा के समान होता है, क्योंकि आजकल शरीफ बंदे तो खड़ा होते ही नहीं है। आपने नायक फिल्म में भी देखे होंगे कि वहाँ पर बेचारे ने बहुत कुछ सुधार करने की कोशिश किया, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो किसी के साथ न हो। तो चलिए फिल्म था, लेकिन फिल्म में भी वही बात की आईना दिखाई जाती है जो हमारे राजनीति में होता है। आप ऐसे बहुत से फिल्म देखते हो जिसमें कूटनीतियों का उपयोग होता है। तो कहते हैं फिल्म भी जो है सच्चे जीवन पे भी आधारित होती है। कई फिल्म बनाई गई जो सच्चे जीवन पे भी आधारित है, उनमें बहुत सी बातें ऐसे बताए गए हैं कि देश के जो है रिप्रेजेंट करने के लिए सही भी नहीं है, फिर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वास्तव में लंबे अवधि के चुनाव सुधार में संसद, सरकार और आयोग, प्रेस तथा जो है लोगों का ध्यान आकर्षित किया है।
अतीत में कानून की जो है स्पष्ट खामियों दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए जरूर गए हैं। निकट अतीत के अनुभव के आधार पर जो है कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए भी शीघ्रता से कुछ कदम उठाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे चुनाव में हेरा फेरी, नकली और फर्जी मतदान प्रतिरूपण। देखिए ये जो है हर क्षेत्र में आपको आम देखने को मिल जाता है। चुनाव में हेरा फेरी, नकली और फर्जी मतदान, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता लोग ने भी एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप लगाया है कि उन्होंने चुनाव में हेरा फेरी किया है, नकली किया है, फर्जी डाला है। तो ये आप आजकल न्यूज़ में भी देख सकते हो। आखिर उनकी क्यों शक की सुई है उस पर गया, लेकिन बाद में इस बात को प्रूव भी किया गया कि सब गलत है। लेकिन इनके मन में ऐसी भाव आया क्यों, ये बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट आ जाती है। चुनाव के दौरान हिंसा होना ये तो आम बात है। कहते हैं अगर चुनाव का साल भर रह जाता है, ठीक है, उसके बाद पहले एक साल देखिए कितने दंगे फसाद हर क्षेत्र में होंगे। ऐसे ऐसे घटना होगी जिसका आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। आखिर ऐसा घटना क्यों घटाई जाती है? कारण ये होता है कि दूसरे के सरकार को गिराने के लिए, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी सरकार में ऐसी उधर होती है, उधर गलतियां होती है, तो दूसरी बात ये होता है कि लोगों के मन में उनके प्रति जो है गलत भावनाएं जो है उत्पन्न होने स्टार्ट हो जाते हैं कि ये सरकार सही नहीं है, इनके कारण दंगे फसाद हुए हैं, तरह तरह की बातें जो है लोगों के मन में अनुसरण कर जाती हैं। इसलिए चुनाव के दौरान हिंसा होना एक आम बात होती है और आज के समय चुनाव में हिंसा करवाना तो आम बात है। अपने फिल्मों सब में भी देखते हो कि लोग जो है चुनाव आने से पहले दंगा फसाद करवाते हैं, मरवाते हैं, कटवाते हैं और बाद में जो है हमदर्दी बटोर के वहाँ पर जो है विजय हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, इससे देश की गरिमा खराब होती है। कहते हैं चुनाव होना देश की लोकतंत्र को जो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हिंसा देश की जो है अखंडता को ख़त्म करता है। हमारा देश कई धर्मों का देश है और ये सब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और यहाँ पर जो है भाईचारा की भावना होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा देश जो है और हमारा देश की गरिमा हमेशा जो है कायम रह सकती है। धन और बाहुबल की प्रतिकूल भूमिका, देखिए त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा यही बात बोलता है कि चुनाव में धन और बाहुबलता की प्रक्रिया महत्वपूर्ण रहती है और इसके कारण ही करप्शन है। आप सोचते होंगे कि कई क्षेत्रों में सरकार ये कहती है कि मोबाइल में वीडियो बनाइए, हमें दीजिए, हम करप्शन को बंद करेंगे। लेकिन कभी उनसे पूछा गया है कि जब इलेक्शन होता है तो आप इतने सारे धन कहाँ से लेके आते हो? इतने पोस्टर, इतने सभाएं, इतने कहाँ से आता है? क्या आप 5 साल में अरबपति बन जाते हो? किसी ने पूछा है? ये बात आपको पता स्वयं है कि कहते हैं इलेक्शन में सबसे बड़ी बात होती है धन, और ये लोग इतने एडवर्टाइजमेंट लगा रहे होते हैं टीवियों पे, कोई भी चैनल खोल लो, कहीं भी चले जाओ, इनके एडवर्टाइजमेंट इतने चलते रहते हैं। आखिर ये पैसे कहाँ से आते हैं इनके? क्या ये कमा रहे होते हैं, एक्स्ट्रा कमाई कर रहे होते हैं? सारा करप्शन का धन होता है। ये दूसरे को तो कहते हैं जेल के अंदर ठूस रहे होते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक नेताओं को कुछ भी नहीं बिगाड़ते हैं। ये करप्शन का मेन कारण है इलेक्शन। भारत में इलेक्शन अगर ना अधिक हो तो करप्शन भी भारत से ख़त्म हो जाएगा। और आप सोच रहे हो कि करप्शन जो है आम गरीब बंदा करता है, शायद आप गलतफहमी में हो। आम गरीब बंदा तो 2 रोटी की कमाई में लगा रहता है। करप्शन तो बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े अमीर लोग करते हैं, बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स लोग करते हैं जो बड़े बड़े होते हैं। आम गरीब बंदा तो कुछ भी नहीं जानता, और ये लोग आम गरीब बंदे का ही खून चूस चूस के जो है अपनी राजनीतिक चला रहे होते हैं। तो इस पे जो है सभी को सोचने की बात है। जो देश की भलाई सोच रहे होंगे ये ज़रूर इस बात को सोचेंगे, लेकिन मुझे पता है कि ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि करप्शन कहते हैं ऐसा घर कर गया है लोगों के दिमाग में कि ये उनके निकल नहीं सकता। आज देख लीजिए, जिस पर मर्जी आप छापे मार लीजिए, आप देखिएगा कि उसका जो है आय से अधिक धन निकलेगा तो निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि जर्नल सी बात है, ये लोग इलेक्शन की तैयारी में 5 साल पहले से ही लग जाते हैं। जैसे जीतते हैं वो अगली जीत के जो ललायित होते हैं, और वो अभी से जो है पैसे इकट्ठे करने लग जाते हैं। वो कई रूपों में करते हैं, जैसा जैसा उनको लगता है वैसे वैसे रूपों में वो पैसे इकट्ठा करते हैं। और ये क्या करते हैं कि हमारे देश में करप्शन नहीं, हमारे राज्य में करप्शन नहीं है, शायद वो कहते हैं उनको आईना दिखाने की आवश्यकता है। उसके पश्चात आता है मतदाताओं, विशेषकर कमज़ोर वर्ग लोगों को डराना धमकाना। ये तो आम बात है। आपने देखा ही होगा कि अगर गांव में आप चले जाओ तो वहाँ पर ये बातें आपको आम दिखेगी
कि यहाँ पर लोगों को डराना, धमकाना, मारने की बात करना। अब ये लोग पुलिस में भी शिकायत लेके जाएँ तो जाएँ कैसे? क्योंकि पुलिस वाले तो इन्हीं बाहुबलियों के ही होते हैं, ठीक है। कभी भी आम बंदे को पुलिस कहाँ देखती है? वो तो सिर्फ बाहुबली चले जाएँ तो उनके लिए कुर्सी आगे बढ़ा देते हैं, और आम गंदे बंदे चले जाएँ तो उनको कहते हैं बाहर बैठो, चलो बाहर प्रतीक्षा करो। तो ये आम बात है। सरकार बेशक कह रही है कि हमने जो है कानून व्यवस्था में बहुत सुधार किया है, बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन कभी ये आम व्यक्ति बन के किसी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, इनको जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन इनको जाएंगे क्यों भाई? इनको तो अपने इलेक्शन से टाइम ही नहीं मिलता है। ये तो 24 घंटे अपने आगे की जो है जीतने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं कि भाई मुझे वहाँ पर जाके भाषण देना है, अच्छे से भाषण देना है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है। यही तो इनकी राजनीतिक है। काम कब करते हैं ये तो ऊपर वाले ही जानता होगा, हमें तो पता ही नहीं इस बात का। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, देखिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग तो 100% होता है। आप देखिएगा इलेक्शन में जितने भी गाड़ी उड़ी यूज़ करते हैं सब के सब जो है सरकारी होती है, और सरकारें पर ही सारा बिल ठोकी जाती है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना इलेक्शन में आम हो गया है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और बड़े बड़े नेता को मैंने देखा है कि इस बात को वकालत करते हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन वही कर रहे होते हैं और उनसे कौन पूछेगा। कहते हैं हम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उसका वो करेगा, उसका वो करेगा, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, बाद में दोनों हाथ मिला लेंगे। आपने देखा ही होगा इलेक्शन में, पहले तो दुश्मन के रिप्रेजेंट करते हैं सभी लोगों के सामने, और लेकिन बाद में हाथ मिला के अपनी सरकार बना लेते हैं। तो ये तो आम बात है आज की राजनीति की कूटनीतियाँ। मतदान केंद्र पर कब्जा और चुनाव राजनीति का अपराधीकरण, देखिए बात तो ये सच्चाई है। हम यहाँ पर है किसी चीज़ पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, बात जो है सच्चाई की हम कर रहे हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं किसी व्यक्ति को ये बुरा भी लगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बुरा भी लग सकता है, इसका कोई मतलब यहाँ पर है। क्योंकि देखिए हम बात सच्चाई की कर रहे हैं, जो सच्चाई है आज के समय में। आपने टीवी पे भी देखते हो, न्यूज़ पे भी देखते हो, लोग बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे होती हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं नहीं है। कहते मतदान केंद्र पर कब्जा करना, चुनाव राजनीति का अपराधीकरण करना, ये तो आम हो गई है। आपने देखा भी होगा कई बार इलेक्शन के पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप लगाया कि आप कोई भी बटन दबाइए उनके ऊपर वोट चला जाता है। आखिर उनके मन में ये बात क्यों आई, किस लिए आई? आपने एक मशीन का चेकअप कर लिया, आपने क्या सारा मशीन को चेकअप किया? आपको पता है कि भारत में 10 लाख से ऊपर मशीन है, तो क्या एक मशीन को चेक कर लेने के लिए 2 मशीन को चेक कर लेने से क्या सारा मशीन चेक हो जाता है? और आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे विश्वास करना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कभी भी खराब भी हो सकता है, गड़बड़ी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि भारत, देखिए पहले के समय में ये होता था कि जो बाहुबली होते थे, जो धन वाले होते थे, वो वॉलेट को भी चुरा लेते थे, उठा लेते थे और कब्जा भी कर लेते थे मतदान पेटी पे। लेकिन आज थोड़ा सा कानून है, जागरूकता है, तो ये लोग जो है सीधे उंगली घी नहीं निकालते हैं, उंगली को टेढ़ा करके जो है अपना कार्य पूरा करते हैं। और ये कैसे करते हैं आपको भी भली भांति समझ होगा। लेकिन फिर भी भारत में जो है इलेक्शन की प्रक्रिया बहुत ही शांतिमय होता है। कहते हैं किसी क्षेत्र में जो है इलेक्शन से पहले बहुत दंगे फसाद होते हैं, ये तो आपने देखा होगा। और यहाँ पर जो है चित्र आपको दिख रहा है कि लोग बहुत ही प्यार से लाइन में खड़े हुए हैं, अपना मत अधिकार दे रहे हैं और अपने प्रतिनिधि को जिताने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो ये चित्र जो है शांतिमय की प्रक्रिया को दिखा रहा है, जो कि ज़रूरी होना चाहिए हर क्षेत्र में, क्योंकि ऐसे क्षेत्र हो जहाँ पर शांतिमय इलेक्शन हो, यही जो है सबकी कल्पना होती है। और भारत सरकार भी इसके पीछे जो है सदैव अग्रसर ही रहेगा। उसके पश्चात है इन नकारात्मक जो है गतिविधियों के विभिन्न सूत्रों पर चर्चा की गई है और चुनाव सुधार के लिए कार्य भी किए जा रहे हैं। वास्तव में कई चुनाव सुधार लागू किए जा चुके हैं, लेकिन चुनाव की कोई भी अव्यवस्था कभी भी पूर्ण जो है दोषी रहित नहीं हो सकता। यानी जब भी चुनाव होता है उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां रहती ही रहती है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम सदैव रहता ही रहता है। वास्तविक व्यवहार में चुनाव प्रथाओं में हमेशा खामियां और सीमाएं होगी ही होगी। तो चुनाव में देखा जाए तो हमेशा खामियां रहेगी, और जर्नल सी बात है, जिसके पास पैसा उसकी ही सरकार, ये बात हमेशा चलती ही रहेगी, हमेशा चलता था, अभी भी चलता ही रहेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि देखिए
चुनाव में अगर आप देखिएगा तो डिजिटलाइजेशन का बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। आप कोई भी साइट खोल के देखिएगा इलेक्शन के टाइम, कहते हैं साइडों पे जो है इलेक्शन का ही प्रचार चल रहा होगा। आप टीवी में देखिएगा तो वहाँ प्रचार चल रहा होगा, मोबाइल में कोई ऐप खोलिएगा तो वहाँ पर पहले इलेक्शन का प्रचार आने लग जाता है। तो ये सारे पैसे इतने कहाँ से आते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ये नहीं समझ में आता। इवन कि कुछ मीडिया भी होता है तो इक्का दुक्का बंदे का ही जो है माला जाप रहा होता है और दूसरे बंदे को जो है गलत साबित कर रहा होता है। तो कहते हैं चुनाव में जिसके पास पैसा है उसी के पास सब कुछ है। आपने देखा होगा कि कुछ मंत्री लोग जो है स्पेशल न्यूज़ चैनल पे ही जाते हैं, ठीक है, स्पेशल न्यूज़ चैनल के उद्घाटन पे जाएंगे, सालगिरह पे जाएंगे, लेकिन दूसरे न्यूज़ चैनल पर क्यों नहीं जाते? क्या उनसे दुश्मनी है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्या दूसरे न्यूज़ वालों से उनका दुश्मनी है? क्या इक्का दुक्का पे ही जाना उनका गौरवमान को बढ़ाता है? ये सोचने वाली बात है। यही बात आपको जो है दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला सिस्टम में समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बात सच्चाई है। मैंने भी देखा है, मैंने भी समझा है, मैंने भी अपने मन से प्रश्न किया है, लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब है कुछ ना कुछ दोष तो रहा ही होगा। वास्तविक व्यवहार में चुनाव प्रथाओं में हमेशा खामियां रहेगी, ये सदैव ही बात रहेगा। कहते हैं चुनाव जिस दिन शांतिमय ढंग से हो जाए और जो है लोगों में किसी तरह का भेदभाव ना हो, उस दिन सोचिएगा कि यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समय काल चलने लग गया है। चुनावों के सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए हमें कुछ और तरीके ढूंढने होंगे। चुनाव सुधार के लिए कई सुझाव विद्वानों, राजनीतिक दलों, सरकारी प्रायोजित समिति और विभिन्न स्वतंत्र तंत्रों से आते ही रहे हैं, लेकिन इस पर कोई जो है प्रक्रिया नहीं हुई है। कहते हैं ये बात तो मैं अब उठा रहा हूँ, लेकिन ये बातें बहुत से विद्वानों ने पहले भी उठा चुके हैं। उन्होंने अपने बहुत ही मत रखे हैं, लेकिन उनकी बातों पर आज तक अनुसरण नहीं हुआ है। मुझे भी ये सब बात तब पता चला जब मैंने किताबें पढ़े, मैंने जाने, देखे, समझे, तो यही बात मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। आगे हमारे समक्ष आया है सुझाए गए चुनाव सुधारों की आरंभिक सूची निम्न। देखिए, बदलते परिदृश्य में मेल खाते हुए समय समय पर चुनाव प्रणाली का लोकतांत्रिकरण, यानी समय समय पर जो है लोकतांत्रिकरण करना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। वोट सीट्स असंतुलन कम करने के लिए प्रचलित बहुवादी व्यवस्था को स्थापना, किसी एक से जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था को लागू करना, तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार है। राजनीतिक दल जो है पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करें, लेकिन राजनीतिक दल जो है पारदर्शी तरीके से कार्य करेंगे तब ना, कार्य तो कोई करता ही नहीं है। मैं तो कहा सभी के सभी इलेक्शन में लगे रहते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के कार्य प्रणाली को नियमित करना होगा। सजा का प्रावधान करते हुए चुनावी कानून को सख्त बनाना पड़ेगा। अब देखिए, ये बात भी यहाँ पर कुछ हद तक गलत है कि सजा का प्रावधान करते हुए चुनावी कानून को सख्त करना। देखिए, भारत में भी ये प्रावधान बना हुआ है कि जो गलत करता है उसको सजा देने का पूरा प्रावधान किया है, लेकिन आपको पता है कि राजनीति में ऐसा कुछ भी नहीं होता। राजनीति में बंदे को एक तरफ से इल्ज़ाम लगाई जाती है, दूसरे तरफ से जो है क्लीन चिट मिल जाती है, क्योंकि कहते हैं ना, वही बात आ गया ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। हम सब एक हैं, राजनीति में सब एक हैं। दिखावे के लिए एक दूसरे की दुश्मनी दिखाते हैं लोग, लेकिन सब एक हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को जो है गलत भी बोल दिए हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा भी कर दिए हैं, फिर भी जो है कुछ समय के बाद पहले जो होता है उनको कानून शिकंजे में चले जाते हैं, फिर उनको छूट जाते हैं। तो समझिए ना, सारे खेल जो है उन्हीं का अंदर ही चलता है। भारत लोकतंत्र तब होगा जब सभी व्यक्तियों को सामान्य नज़रों से देखा जाएगा। और ये क्या सामान्य नज़र तो यहाँ हुआ ही नहीं। आम गरीब बंदा गलती करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, और अमीर लोग गलती करे तो उसको जो है इनाम दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आपने देखा होगा अक्सर राजनीतिक नेता जो है जेलों के चक्कर लगा रहे होते हैं, और कुछ दिन के बाद वो छूट भी जाते हैं और फिर राजनीति में चले जाते हैं। अब यहाँ प्रावधान है कि जिनको दोषी करार हो गए उनको इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन आप चुनाव में देखिए वही व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो यहाँ पर क्या हुआ? आपने क्या संविधान की बातों को अनुसरण किया? नहीं किया। तो ये कहाँ की बात है, कहाँ की समझ है? दोस्तों, पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है वास्तविकता को जानना, समझना। और आपको क्या लगता है, आप रट लोगे तो क्या आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी? आप समझने की कोशिश करो, आप भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकते हो। उसके पश्चात है देखिए, चुनावी खर्चे को कम करने के लिए सरकार द्वारा चुनावी व्यय को वहन करना। अब देखिए, भारत में प्रावधान है, एक जो है चुनाव आयोग ने लिमिट दिया हुआ है कि लोग इससे अधिक पैसा खर्च नहीं करेंगे,
अगर किसी ने इससे अधिक पैसा खर्च किया तो उसका जो है सदस्यता जो है रद्द कर दी जाएगी। लेकिन आप क्या लगता है कि इतने सारे इलेक्शन होते हैं, क्या व्यक्ति जो निर्धारित किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से पैसे खर्च करने का, क्या वो लोग उतना ही पैसा खर्च करते होंगे? नहीं ना। तो फिर इनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं होती? अगर ऐसा होता तो राजनीति में एक व्यक्ति भी नहीं टिकता, क्योंकि हमें पता है इलेक्शन में जो चुनाव आयोग ने निश्चित किया है पैसा और धनराशि, उससे न जाने लाखों करोड़ों गुना लोग अधिक धन लगाते हैं इलेक्शन में। तो इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? मैंने तो कई लोगों के मुंह से सुना है कि उन्होंने ज़मीन बेच दिया, जायदाद बेच दिया, इवन कि कितने घर बेच दिए, फिर जाकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अब सोचिए, हमारे देश में चुनाव के दौरान खर्च करने के जो है एक लिमिटेशन है, और उससे अधिक को अगर कोई पाया जाता है खर्च करते हुए तो उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो समझिए, अब सारे नेता पर प्रश्न उठ रहा है, क्या वो इलेक्शन में इतने ही पैसे खर्च करते हैं जितने चुनाव आयोग ने प्रावधान किया है? और आपको हैरान होंगे, आप एक बार नेट पर रिसर्च करके देखिए कि चुनाव आयोग ने चुनाव में खर्च करने की जो राशि है कितनी रखी है। आप स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाओगे और सोचोगे कि भारत कैसा देश है जहां पर लोग चुनाव के में जो है पानियों की तरफ पैसा बहाते हैं और कानून में कुछ और बात लिखी गई है। तो ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात आती है कि चुनाव में खर्चे अधिक होते हैं, तभी तो करप्शन भारत में बरकरार है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, जितना मर्जी काला धन निकाल लीजिए, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक इलेक्शन की प्रावधान यहाँ पर घटेगी नहीं, करप्शन दूर नहीं होगी। करप्शन आम गरीब बंदे से नहीं होता है। आप देखोगे कि जब नोटबंदी हुआ था तो आम व्यक्तियों के जेबों से कुछ ही पैसे निकले, और निकले भी नहीं, इतने निकले कि वो बेचारे सिर्फ 2 दिन का रोटी खा सकते थे। लेकिन मेन जो पैसा निकला, जब वो बैन की गई, जो भारत में जो है लगाई गई, लेकिन इसमें जो 1000 और 500 के नोट उनके घरों से निकले जो बहुत अमीर थे, बहुत ही पावरफुल थे। अब सोचिए कि आम व्यक्ति करप्शन कर रहे हैं कि बड़े लोग करप्शन कर रहे हैं। अब ये भी मत सोचिए, एक और बात देखिए कि जब नोटबंदी हुई तो उससे 3-4 महीने पहले कौन कौन इंडस्ट्रीज वालों ने लोगों को गिफ्ट दिया, नई नई कंपनियां खोली। आखिर उन्होंने नई कंपनी क्यों खोली और लोगों को फ्री क्यों किया? क्योंकि उनको पहले ही पता चल गया था कि सरकार नोटबंदी करने वाली है, और जो हमारे पास करप्शन धन है, काला धन है, अगर हम इसको जो है सफ़ेद नहीं किए तो हो सकता है कि मैं भी इसी चपेटे में आ जाऊं। तो आप अगर नोटबंदी से अगर 3-4 महीने की अगर न्यूज़ देखो निकाल के, तो ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, बहुत से इंडस्ट्री सफ़ेद पोशी मिल जाएंगे जिन्होंने जो है नए नए कंपनियां खोले, लोगों को गिफ्ट दिए, अपने एम्प्लॉयज़ के तरह तरह की चीज़ें दिए जो उन्होंने जीवन में कभी नहीं दिया, और लोगों को ऐसे सुविधाएँ दिए, ऐसे लालच दिए, फ्री में कर दिया सब कुछ। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार भी दो नज़र कर रही है। आम गरीब बंदों को ये बात नहीं बताई कि हम नोटबंदी करने वाले हैं, और बड़े बड़े जिनसे उनको पैसा आता है इलेक्शन में, उनको पहले ही उन्होंने बता दिया, पहले ही उन्होंने संकेत कर दिया, और उन्होंने पहले ही उस पैसे का यूटिलाइज़ कर लिया। अब सोचिए, सरकार का दो नज़रिया हुआ कि नहीं? लेकिन भारत के संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है हर एक व्यक्ति को सामान्य अधिकार है, सरकार को भी सामान्य अधिकार दी गई है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में उनसे ही तो पैसा मिलते हैं उनको, जो इतने सारे पैसे वो खर्च कर रहे होते हैं, डिजिटलाइज्ड मीडिया का उपयोग कर रहे होते हैं, हर जगह अपनी एडवर्टाइजमेंट चिपका रहे होते हैं, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये जो है चुनावी खर्च को कम करने की सरकार द्वारा चुनावी व्यय वहन किया गया है, लेकिन इस पर कोई भी जो है विचारधारा समक्ष नहीं आती है। संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का विशेष प्रावधान। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और ये देखने को भी हमें मिला है कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि तभी जो है कहते हैं साइकिल का 2 पहिए होते हैं, एक पहिए से साइकिल नहीं चलता है। तो महिलाएं भी
बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं राजनीतिक में। चुनाव के दौरान धन और बाहुबली की भूमिका कम करना। अब देखिए, चुनाव में जैसे कि मैंने अभी पूरी बात आपको बताई कि धन का तो यहाँ पर खुलेआम जो है पानियों की तरह बहाई जाती है, और ये कभी मुझे समझ नहीं आया धन कहाँ से आया, और मैंने बताया कि सब करप्शन का ही कारण है। और बाहुबली की भूमिका कम नहीं है। आपने देखा होगा कई क्षेत्र में कई लोग हैं जो जेल के चक्कर काट के आते हैं और उसके बाद जो है इलेक्शन लड़ते हैं और जीत भी हासिल करते हैं। ये सब बाहुबली होते हैं। ये बेशकली जो है अपने डर धमका के लोगों को जिता लेते हैं, या लालच दे दे के लोगों को जो है मन को जो है बेकार कर देते हैं। तो ये भूमिका कम करना भारत में शायद संभव नहीं है। सरकार जितने मर्जी अच्छा हो ले, ये सब कम करना उनके बस में नहीं है। क्योंकि आप देखते ही होंगे कोई भी सरकार बनती है तो उनका भी लालसा यही होता है कि उनका जो है पार्टी कंटिन्यू आगे बढ़ता रहे। तो कोई भी जो है स्वतंत्र फैसला नहीं लेते हैं, वो चुनाव सब बातों को ध्यान रख के फैसला लेती हैं, क्योंकि भाई पार्टी को भी तो लेके साथ में चलना है। आपने शायद पढ़ा होगा यूएसएसआर के बारे में, वहाँ पर जो है गाल्वाचो ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए लेकिन उसके पार्टियों ने सहयोग नहीं दिया। इसलिए आपको पता है कि शीत युद्ध की जो दौर थी 1991 में ख़त्म हो गई जब बर्लिन की दीवार गिर गई। रीज़न यही था कि गाल्वाचो जो थे अच्छा करना चाह रहे थे लेकिन उनके मंत्री उनको सहयोग नहीं दे रहे थे। अब आज भारत की राजनीति में भी यही है, कुछ अगर अच्छा करना चाहेंगे तो दूसरे बंदे जो है अपने टांग खींच लेंगे और उसकी सरकार ही गिरा देंगे और अपनी सरकार बना लेंगे फिर। तो ये प्रक्रिया सदैव चलती रहती है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चुनाव में राजनीतिक और आपराधिकरण को रोकना। देखिए, चुनाव में राजनीतिक और आपराधिकरण को रोकना शायद आज तक संभव हुआ ही नहीं। मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि चुनाव से 1 साल पहले या 6 महीना पहले ही ऐसे दंगे फसाद हो रहे होते हैं जिसका कल्पना करना भी संभव नहीं है। आए क्षेत्र में कुछ न कुछ किसी न किसी टॉपिक लोगों को लड़ाया जा रहा है, लोगों को आग भड़काया जा रहा है, लोगों को तरह तरह की धर्म के नाम पे, धर्म के बात पे, हर चीज़ों पे लड़ा रहे हैं। उनको पता है कि इनका टर्निंग पॉइंट जो है हम भारत के लोगों का वो धर्म ही है। अगर धर्म के रिगार्डिंग कुछ भी गलत बोल दे तो ये आपस में लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, और इनके आगे हम टीवी पे अच्छे अच्छे न्यूज़, अच्छी अच्छी बातें बोल बोल के जो है लोगों के दिल में जो है घर कर जाएंगे। इसलिए कि आगे उनसे ही हमें वोट लेना है, हम उनके तरफ बोलेंगे तो इससे हमें वोट मिलेगा, अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। लेकिन ये दंगा फसाद में आपने जर्नली देखा होगा कि सारे मंत्री का ही खपात होती है। कहीं से भी लिंक निकलता है ना तो मंत्री जी ही सामने आ जाते हैं। तो सोचिए, जब दंगा फसाद करने वाला ही कहते हैं ये लोग हैं तो इनको कहते हैं आम बंदा को बचाएगा कौन फिर? ये बहुत बड़ा प्रश्न है ना कि जब रक्षा करने वाला ही भक्षक है तो रक्षा की कौन कर पाएगा? बड़ी बड़ी बहुत प्रश्न है कि चुनाव में राजनीतिक अपराधीकरण का रोकना शायद संभव नहीं है, नहीं हुआ है। हमने तो इतने सारे दंगे फसाद देखे हैं, अपराधीकरण देखे हैं जिसपे हम खुद ही जो है दुखी हो चुके हैं। चुनाव प्रचार में जाति धर्म के आधार पर अपील करने पर पुण्य रोक लगा देना। अब देखिए, ये रोक की बात कर रहे हैं, चुनाव में प्रावधान की गई है। मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं कि जिस चीज़ पे रोक होती है लोग वही चीज़ करते हैं। अब चुनाव में देख लिए जाति धर्म, और ये न्यूज़ वाले भी बोलते हैं, आपने सुना ही होगा कि गुजरों की वोट वहाँ पर मिलता है, वहाँ पर पिछड़ी जनजाति का वोट मिलता है, वहाँ पर कहते आदिवासियों का वोट मिलता है। आपने सुना ही भी होगा न्यूज़ पे। हाँ, मुझे तो पता है, हंसी आता है इस बात पे। क्यों? क्योंकि न्यूज़ वाले भी तो यहाँ धर्म पे बांट रहे होते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि चुनाव प्रचार में जाति धर्म के आधार पर अपील करने पर पुण्य रोक लगाना चाहिए। और ये लोग देखिए बोलते भी हैं कि यहाँ हिंदू वोटिंग अधिक है, वहाँ मुस्लिम वोटिंग अधिक है, यहाँ पर यादव वोटिंग अधिक मिलता है। अरे धर्म के रिगार्डिंग तो आप ही बांट रहे हो, न्यूज़ वाले बांट रहे हैं, राजनीतिक नेता बांट रहे हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि चुनाव प्रचार में धर्म और धर्म के आधार पर अपील करने पर पुण्य रोक लगना चाहिए। ये कहाँ पर रोक लगी हुई है? ये बात बहुत से समर्थकों ने बात बोला था, लेकिन इस पर रोक कभी नहीं लग सकती, क्योंकि यही तो इनका तकिया कलाम है। क्योंकि आपके क्षेत्र में कौन बंदा रह रहा है, कौन है, किस जाति के अधिक रह रहे हैं, यही पे तो वोट उनको मिलता है। और भारत में जब तक ये सब बातें रुकेगी नहीं, भारत जो है लोकतांत्रिक पुण्य नहीं हो पाएगा। कहते हैं बड़े बड़े लोग ने बड़े बड़े वकालत की है, बड़े बड़े बातें बोली है, लेकिन ये सब बातें मिथ्या है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अगर अर्थ तब सार्थक सिद्ध होगा जब भारत में किसी प्रकार के दंगे फसाद न हो। मैं तो कहता हूँ अगर दंगा फसाद 1 साल भी अगर न देखने को मिले ना तो मुझे लगेगा कि भारत सुधर गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर तो आए दिन नए नए जो है कांड चलते रहते हैं और इसमें जो है बड़े बड़े लोग ही लिप्त पाए जाते हैं। देखिए, इस बॉक्स में जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आया है बहुलवादी।
बहुलवादी अवस्था में अधिकतम मत पाने वाले प्रत्याशी को चुनाव में विजय घोषित किया जाता है और एक सदस्यता तथा बहु सदस्यता जो है चुनाव क्षेत्र में यह मत प्रणाली वर्तमान समय में विधायिका के सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए अनुपातिक प्रतिनिधित्व एक ऐसी चुनाव विधि है जिसके द्वारा जनसंख्या में अनुपात के आधार पर विभिन्न वर्ग के लोगों को जो है प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है और इस व्यवस्था में कोई भी गुट, यदि वह राजनीतिक दल हो या हित समूह, लोकप्रिय वोट से प्राप्त अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। निकट अतीत में निर्वाचन आयोग ने कई नई पहल किया है और जिसकी ओर पहले इशारा किया जा चुका है कि इसमें प्रमुख है राजनीतिक दलों द्वारा राज्य स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चुनाव की योजना करना, मत सर्वेक्षण और एग्जिट पोल पर पाबंदी। देखिए, मत सर्वेक्षण और एग्जिट पोल पर भी पाबंदी लगानी चाहिए, राजनीति के अपराधीकरण पर रोक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं इन सब बातों का अगर अनुसरण किया जाए तो भारत में मतदान सबसे जो है लोकप्रिय हो जाएगा। मतदाता सूची और कंप्यूटरीकरण करना, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतदाता पहचान पत्र, उसके पश्चात आता है चुनाव खर्च के रखरखाव तथा प्रत्याशी द्वारा उसे फाइल करने की प्रक्रिया का जो है सरलीकरण करना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। चुनाव के दौरान प्रतियोगियों के समान अवसर प्रदान करने के लिए चुनाव आचार संहिता का जो है सख्ती से लागू करने के लिए अनेक कदम उठाना, क्योंकि हमारी चुनाव प्रणाली में जो है विपरीत परिस्थितियों में भी जो है सुचारू रूप से काम किया है। इसलिए उम्मीद बन गई है कि हमारे देश में लोकतंत्र कायम रहेगा और उसमें बेहतरी होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुझे भी उम्मीद है कि शायद हमारे देश में कभी एक ऐसा समय आएगा जहां पर सब कुछ जो है व्यवस्थित रूप से होगा और शायद दंगे फसाद और धर्म के नाम पे लोग जो एक नाटक करते हैं वो ऐसा न हो, क्योंकि हम एक हैं, हमारा देश एक है और हम भारतीय हैं। कहते हैं धर्म हमें अच्छे कर्म सिखाती है, हमें अच्छे बातों का अनुसरण कराती है। हमारा देश एक है, हमें एकता पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारा देश जो है एक बंधन में बंधे हुए हैं। हम बेशकली जो यहाँ पर हैं, हम एक ही माले के कई फूल हैं, हम कई फूल हैं लेकिन है एक माले में ही गुथे हुए हैं। तो इसलिए हमारा देश लोकतंत्र है और शायद लोकतंत्र भारत में कायम होगा, यही विश्वास हमेशा रहा है। हमारे लोकतंत्र मूल्य के प्रति जो है वचनबद्धता और संभावना से सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। शायद ऐसा कोई समय आएगा जब सरकार जो है हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। मैं ये नहीं कहता कि अब तक नहीं कुछ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी जो होना चाहिए वो चीज़ अभी तक देखने को नहीं मिला है। और आपको भी यही बात कहता हूँ कि अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप अभी भी कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा चैप्टर अब यहाँ पर ख़त्म हो गया है। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ, अगले जो है नया विचार के साथ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, अगर आपको ये विचार अच्छे लगे, समझ वाली थी, क्योंकि ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, आपको भी हर बात का नॉलेज होना चाहिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। सब बातों पे आपको अनुसरण करना आवश्यकता है, क्योंकि हम पॉजिटिव पढ़ेंगे तो नेगेटिव वाली बातों को भी हमें लेके चलना पड़ेगा, तभी जो है हमारा जो है जीवन सार्थक होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और आपको ये समझ में आया, जितना हो सके शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।